जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I hope everyone is doing good. तो आवाज़ ठीक आ रही है सबको? गुड। अच्छा जी, सबसे पहले हमें आई से 560 कंप्लीट करना है एंड वी नीड टू टॉक अबाउट पैराग्राफ 12। और पैराग्राफ 12 की पहले ज़रा प्लेसमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट अमेंडमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट एग्रीज टू दिस अमेंडमेंट एंड दे मेक एन अमेंडमेंट। तो उन्होंने अमेंडमेंट की। तो अगर हम स्टेज 2 में हैं तो हमने 11A अप्लाई किया, उस अमेंडमेंट के ऊपर अपनी वेरिफिकेशन और ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्लीट किए, और उसके बाद हमारे पास चॉइस थी या हम 11B लगाएं या पैरा 12 लगाएं। और 11B में हमने पढ़ा कि जब अमेंड हो गए तो न्यू फाइनेंशियल्स बनेंगे, न्यू ऑथराइजेशन डेट, उसके ऊपर नई ऑडिट रिपोर्ट, और यूं ही न्यू ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट। न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट का मतलब है आप बैक टू स्टेज 1 हो गए एंड यू नीड टू एक्सटेंड योर ऑडिट प्रोसीजर्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब इस चीज से अब आपके ख्याल में ये थोड़ी सी absurd बात नहीं हो गई है जो 11B पैराग्राफ है कि सिर्फ एक चेंज की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हुए हैं, और अब हमें कहा जा रहा है कि उस एक अमेंडमेंट के अलावा और भी जो ब्रांड न्यू इवेंट्स अकर हुए हैं इस नई ऑडिट रिपोर्ट वो भी चेक करें। तो थोड़ा सा रैशनल लगता है, थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। क्या ऐसा होना बेहतर नहीं था कि वो आपके मेन प्रोसीजर्स तो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक ही रहे, वो इवेंट्स एक वजह से रीजन से अमेंडमेंट हुई है तो उस रीजन को चेक कर लें और बस एक्सटेंड ना करने पड़े प्रोसीजर। दिस इज व्हाट पैराग्राफ 12 इज ऑल अबाउट। प्रैक्टिकल है, इरेशनैलिटी को खत्म करता है कि जो जिस वजह से चेंज हुआ है सिर्फ उस चेंज को वेरीफाई करें और बाकी चीजें आपको दोबारा से ओपन अप करने की जरूरत ना हो। ये है पैराग्राफ 12। लेकिन पैराग्राफ 12 में जाने के लिए एक शर्त है और वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इफ लॉ परमिट्स मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या चीज़ है, ये क्या कहा जा रहा है कि लॉ मैनेजमेंट को अलाउ करे? इसके लिए हम पैराग्राफ 12 पढ़ते हैं। पैराग्राफ 12 के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये हम पैरा 12 में आ गए और यहाँ पे अगर आप देखें उसने मेंशन ही यहाँ पैराग्राफ 11B में लिखा था, अनलेस द सर्कमस्टांसेस इन पैराग्राफ 11 अप्लाई। तो 11B की जगह हम चाहें तो पैराग्राफ 12B अप्लाई कर सकते हैं। तो या 11B या पैरा 12। तो अब समहाउ हम पैरा 12 में आ रहे हैं तो जरा पैरा 12 पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। Where law, regulation or financial reporting framework does not prohibit management from restricting the amendment of the financial statements to the effects of subsequent event or event, causing that amendment, and those responsible for approving the financial statements are not prohibited from restricting their approval to that amendment. ये वो पहली शर्त है पैराग्राफ 12 में आने की जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि लॉ मैनेजमेंट को परमिट करता होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है? हमने कल डायग्राम बनाई थी इस पॉइंट को समझने के लिए। मैं दोबारा इसी डायग्राम को जो है वो रेफर करता हूँ। हमारा ईयर एंड है 30 जून। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओरिजिनल हमने ऑथोराइज किए और जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की वो 30 सितंबर। एक फैक्ट सामने आ गया 2 अक्टूबर को, और वो फैक्ट तो 2 अक्टूबर को पता चला, बट ये चीज़ हो चुकी हुई थी 30 सितंबर से पहले ही। फिर हमने देखा कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है और मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करके उनको ऑथराइज़ किया, और हमने भी न्यू ऑडिट रिपोर्ट की डेट बनाई, उसी डेट पर रखी 9 अक्टूबर तक।
अब मैनेजमेंट ने जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड किए और अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज किया, तो एज पर IAS 10 वो रिस्पॉन्सिबल हो गए फॉर ऑल इवेंट्स कि वो देखें कि वो एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग, और उसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करें इस अमेंडेड फाइनेंशियल में। लेकिन यहाँ पे ये पैराग्राफ 12 कह रहा है कि अगर मैनेजमेंट को कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरफ से या लॉ की तरफ से या किसी रूल की तरफ से, और अगर मैनेजमेंट ये ऑप्शन एक्सरसाइज करें, क्या मैनेजमेंट जब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये अमेंडेड फाइनेंशियल को ऑथराइज करेंगे ना, तो उसके अंदर दो डेट्स डालेंगे। वो लिखेंगे कि हमारी जो ओरिजिनल ऑथराइजेशन डेट थी वो थी 30 सितंबर, यानी इस अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे हमारी ओरिजिनल डेट थी 30 सितंबर जिस पे हमने ये अकाउंट अप्रूव किए थे, लेकिन उसके बाद ये हमने एक अमेंडमेंट की है और उस अमेंडमेंट के बाद हमारी डेट जो है वो है 9 अक्टूबर। यानी मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि अंडर IAS 10 दे आर रिस्पॉन्सिबल for identifying and reflecting all adjusting non-adjusting events up to 30 सितंबर, और 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक सिर्फ एक अमेंडमेंट उन्होंने लगाई, एक अमेंडमेंट उन्होंने चेंज की, उसके अलावा और किसी चीज के वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में लॉ SECP इस चीज के ऊपर साइलेंट है, और IFRS के अंदर ये चीज हमें टेक्निकली अलाउ है कि मैनेजमेंट चाहे तो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हुए इस तरह की एक दो अप्रूविंग डेट्स मेंशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये होगा कि वो IAS 10 को अप्लाई किया उन्होंने 30 सितंबर तक, और उसके बाद सिर्फ एक अमेंडमेंट उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया अकाउंट्स में 9 अक्टूबर तक। तो 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक इस एक चेंज अमेंडमेंट के अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा। अगर मैनेजमेंट ये काम करे तो फिर ऑडिटर को परमिशन मिल जाएगी पैराग्राफ 12 में। ये मैंने आपको इन एसेंस बताया कि मैनेजमेंट के ऊपर कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है और वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे, फिर ऑडिटर क्या कर सकता है, द ऑडिटर इज permitted to restrict the audit procedures on subsequent events required in paragraph 11B1 to that amendment। तो फिर हम क्या करेंगे, हम भी वही काम करेंगे, हम बेसिकली यूजर को बताएंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं सारे इवेंट्स के लिए अप टू 30 सितंबर, और हमारी नई ऑडिट रिपोर्ट की डेट 9 अक्टूबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिर्फ एक चीज को कंसिडर किया है, इसके अलावा हमने कोई चीज को कंसिडर नहीं किया। अब इस काम को करने के अगर लॉ परमिट करें, मैनेजमेंट को अलाउ करे और वो एक्सरसाइज भी करें, तो फिर ऑडिटर के पास दो चॉइसेस हैं। ये पैराग्राफ 12 के अंदर दो चॉइसेस हैं, या हम पैराग्राफ 12A के तौर पे काम कर लें या पैराग्राफ 12B, ये ऑडिटर की चॉइस होगी। पहले याद रखें, पैराग्राफ 12 में आने के लिए मैनेजमेंट का ऐसा करना जरूरी है कि वो अपनी अप्रूविंग डेट, ऑथराइजेशन डेट दो डालें। अब ऑडिटर पैराग्राफ 12 में आ जाएगा और वो भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। क्या करेगा, सारे इवेंट 30 सितंबर तक, उसके अलावा सिर्फ एक चेंज को वेरीफाई करेगा। उसको ये पैराग्राफ 11B में एक्सटेंड करने की ऑडिट प्रोसीजर जरूरी नहीं होंगे, वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करेगा अपनी वेरिफिकेशन टू दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो कि 11A के अंदर थी, तो उसको 11B फिर लगाने की जरूरत नहीं होगी। और फिर इस चीज को वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैसे मेंशन करेगा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। या तो वो 12A लगा ले। 12A क्या है, एडिशनल या डुअल डेट इन ऑडिट रिपोर्ट। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, 13 में चले आए, पहले वही पढ़ लेते हैं, एडिशनल या डुअल डेट। इन सच केसेस ऑडिटर शेल, 12A की बात कर रहा हूँ पहले, amend the audit report to include an additional date restricted to that amendment that thereby indicate that auditor's procedures on subsequent events are restricted solely to the amendment of the financial statements described in relevant note to the financial statement। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वो एक मैनेजमेंट ने नोट बनाया होगा कि भाई हमने IAS 10 सिर्फ इस डेट तक देखा और उसके बाद सिर्फ एक अमेंडमेंट को चेक किया, हम भी उसी नोट की तरफ रेफर करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं पैरा A13, यहाँ पे हमें एग्जांपल एक्चुअली बनी हुई मिल रही है कि वर्डिंग क्या होगी, क्योंकि इसकी कोई इलस्ट्रेशन तो है नहीं, लेकिन वो पैराग्राफ की वर्डिंग उन्होंने दे दी है। ये देखें, इसकी हेडिंग भी है यहाँ पे
डुअल डेटिंग, एडिशनल डेट या डुअल डेट। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, हमने क्या लिखना है। सारी रिपोर्ट बनाने के बाद अभी अब्दुल्ला मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ, फिर अभी पढ़ा ही नहीं 12 भी, तो क्या कमेंट करें, अभी थोड़ा सा वेट कर लूँ। तो हमने पूरी अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, पूरी ऑडिट रिपोर्ट बनाई और उस पर एंड पे आ गए डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो कि हमारी है ओरिजिनल 30 सितंबर। पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना के एंड पे ऑडिट रिपोर्ट की डेट जिस तरह हम नॉर्मल डांटते हैं वो लिखी हमने 30 सितंबर। इसके आगे वर्डिंग आज पहली दफा कंटिन्यू हो रही है, ब्रांड न्यू, except as to note Y, which is as of or date of completion of audit procedure restricted to amendment described in note Y। और ये इसकी हम कहेंगे, ये नोट Y की डेट जो है ये है 9 अक्टूबर। तो आप देख सकते हैं हमारी ऑडिट रिपोर्ट में टेक्निकली दो डेट्स आ गई। हमने ओरिजिनल सारे काम प्रोसीजर 30 सितंबर तक अप्लाई किए, एक्सेप्ट एज टू नोट वाई। ये नोट वाई वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा जहां मैनेजमेंट ने भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन अपनी अप्रूवल में लगाई होगी कि भाई हमने सिर्फ एक चेंज 30 सितंबर से 9 के बीच में इनकॉर्पोरेट के, बाकी कुछ भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो ऑडिटर भी, और 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक हम सिर्फ नोट वाई को ऊपर हमने प्रोसीजर लगाए हैं और अपने प्रोसीजर रिस्ट्रिक्ट किए हैं वही नोट वाई पर। कॉल्ड डुअल डेटिंग। मैंने अभी तक पाकिस्तान में तो कोई ऐसी डुअल डेटिंग वाली रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें दो डेट्स आ रही हूँ। हाँ, इंटरनेशनली देखने का तफा, लेकिन ऑडिटर खुद से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर, चाहे उसके बाद हम 12A लगाएं या 12B जो कि अभी पढ़ते हैं। शर्त यह है कि पहले मैनेजमेंट भी ऐसा काम करे, फिर हम 12A। अगर मैनेजमेंट पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है फिर हमारे ऊपर कोई चॉइस नहीं है, हमें 11A ही लगाना पड़ेगा, हमें भी एक्सटेंड करने पड़ेंगे। और अगर मैनेजमेंट एक्सटेंड कर रही है ISN, हमें भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो हम भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमें एक बात की छोटी सी रिगार्डिंग 12A जी मैं करता हूँ, अभी और भी करता हूँ। अब देखते हैं, मैं भी इकट्ठा रिपीट करूंगा। इसी काम को करने के लिए ऑडिटर के पास चॉइस थी, हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए या A यूज कर लें या B यूज कर लें, ये ऑडिटर की चॉइस होगी। अगर मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को तो हम भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो एक्सटेंड कर रहे हैं, हमें भी एक्सटेंड करना है 11A के अंदर। अगर मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो हम भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमारी रिस्ट्रिक्शन को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। वन इज पैरा 12A, जिसको मैंने नाम दिया है एडिशनल या डुअल डेट इन ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा भी तरीका है, अगर हमें ऑडिट रिपोर्ट में ये एडिशनल डेट डुअल डेट नहीं पसंद तो हम 12B भी यूज़ कर सकते हैं। और 12B में हम क्या कहेंगे, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ बनाएंगे न्यू रिपोर्ट के अंदर, और उस पैराग्राफ के अंदर ये लिखेंगे कि हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को रिस्ट्रिक्ट किया है ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट। आवर ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द amended subsequent event only, not the whole। ये भी पढ़ लेते हैं। ऑडिटर शेल आइदर या A या B क्या करें, प्रोवाइड ए न्यू or amended auditor's report that includes a statement in an EMSO matter paragraph or other matter paragraph that conveys that the auditor's procedures on subsequent events are restricted solely to the amendment of the financial statement as described in relevant note to the financial statement।
अच्छा, अब मेरा सवाल है कि अगर ऑडिटर 12B लगा के रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एम्स ऑफ मैटर या अदर मैटर डालता है, तो फिर उस ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या होगी? क्योंकि अब दो डेट्स तो नहीं होंगी उस ऑडिट रिपोर्ट में, एक ही डेट होगी। डेट कौन सी होगी? 30 सितंबर या 9 अक्टूबर होगी? 9 अक्टूबर हो, क्योंकि आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट जो है वो है 9 अक्टूबर। लेकिन आप इस 9 अक्टूबर वाली ऑडिट रिपोर्ट में एक एम्स ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ बनाएंगे और उसमें कहेंगे कि हमने 30 सितंबर के बाद अप टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया है टू ए पर्टिकुलर अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन रेलेवेंट नोट। वो नोट वाई वो जो बना होगा उसके अंदर। तो यहाँ सिर्फ ऊपर और नीचे इन एसेंस एक ही मैसेज कन्वे कर रहे हैं, लेकिन हम ऊपर उस ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई थी ये वाली, इसकी कोई हेडिंग नहीं दे रहे इस पैराग्राफ की कि ये एम्स ऑफ मैटर है अदर मैटर। ये जहाँ रिपोर्ट खत्म हो रही है उसके बाद दो लाइनें और कंटिन्यू करके नई डेट डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम 12B एक्सरसाइज करते हैं तो फिर हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एम्स ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने अपने सब्सिक्वेंट इवेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट फ्रॉम 30 सितंबर अप टू 9 अक्टूबर एज डन बाय द मैनेजर। तो एक दफा यहां से देख लेते हैं पैराग्राफ 12 में आने के लिए। बेसिकली पैराग्राफ 12 है क्या? फॉर रिस्ट्रिक्शन कि मैनेजमेंट भी अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है और ऑडिटर भी करना चाहता है। अगर मैनेजमेंट नहीं करना चाहती, वो एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने सब्सिक्वेंट इवेंट के, तो फिर हमें भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर 11 है। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है फिर ऑडिटर भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्योंकि देखिए ना, प्रैक्टिकली अगर मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है देन व्हाई वुड ऑडिटर वुड लाइक टू अप्लाई 11 है? वो क्यों एक्सटेंड करे? तो जो मैनेजमेंट करेगी ऑडिटर को भी वही करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, हम भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 11A में नहीं आएंगे, 12 के अंदर आ जाए। अब रिस्ट्रिक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑडिटर के पास दो चॉइस हैं, आइदर 12A दैट इज डुअल डेटिंग, आइदर 12B that is making an emphasis of matter or other matter paragraph. Restriction means restriction of subsequent events to one particular event or whole. So अगर आप एक पर रिस्ट्रिक्ट करें तो रिस्ट्रिक्शन है, वरना आप एक्सटेंड कर रहे हैं। जो न्यू डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां तक आप एक्सटेंड कर रहे हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स को। IS10 की रिस्ट्रिक्शन के हवाले से बात हो रही है कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, तो वो मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी पुरानी डेट तक ही या न्यू डेट तक एक्सटेंड करना चाहेगी। और यही चीज स्टेज 3 के अंदर भी है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन इशू भी हो जाए तो भी आपको याद होगा हमने स्टेज 3 के अंदर क्या क्या काम किया था। उस अमेंडमेंट को वेरीफाई करें, लाजमी करना है। रिव्यू स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट, एक एम्सो मैटर अदर मैटर पैराग्राफ लाजमी बनाना है। ये स्टेज 3 की वजह से है, ये याद रखना भी मैं बताता हूँ। एक एम्सो मैटर अदर मैटर आपको लाजमी देना है बिकॉज स्टेज 3 इसमें आपने रीजंस फॉर रिवीजन बतानी है। अब या तो आप 15C वो 11B लगाएं जिसमें एक्सटेंड करने हैं, या यहाँ पे भी आप पैरा 12 लगा के रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और पैरा 12 के अंदर फिर आपके पास दो चॉइस हैं, 12A या 12B। अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम 12B लगाते हैं, 12B का मतलब है एम्सो मैटर या अदर मैटर। ये एम्सो मैटर वाली बात या अदर मैटर वाली बात इस एम्सो मैटर या अदर मैटर वाली बात के इन एडिशन होगी। ये तो आना ही आना है, चाहे हम ये 15C लगाएं या 12 लगाएं, ये तो आना ही आना है। यहाँ ये वाला एम्सो मैटर ये क्यों आना है? क्योंकि आप रीजंस फॉर रिवीजन बता रहे हैं, क्योंकि यूजर्स के पास ऑलरेडी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद है। आप नई रिपोर्ट भेज रहे हैं यूजर को दोबारा, तो आपने रिवीजन की रीजन तो देनी ही देनी है। ये 12B वाला एम्सो मैटर अदर मैटर किस चीज के लिए होगा? ये रिस्ट्रिक्शन के लिए होगा अगर आप डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जी एम्सो मैटर ये तो पहले भी तो आ रहा है, फिर क्यों एम्सो मैटर? ये डिफरेंट रीजन की वजह से आप ना दें ये वाला एम्सो मैटर अदर मैटर, आप इसकी बजाय 12A डुअल डेटिंग भी कर लें।
डुअल डेटिंग भी कर लें। तो स्टैंडर्ड ने हमें पूरी ऑप्शन दी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, FRFW मुझसे किसी ने पूछा है, दिस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी लॉ मैनेजमेंट को या फ्रेमवर्क इजाज़त दे मैनेजमेंट को कि वो अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स के जो आइडेंटिफिकेशन और रिफ्लेक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अच्छा, अब मैं आपको इसको एक और एंगल से समझाता हूँ। हमारे पास ये जो पैराग्राफ 12 है, इसकी ऑप्शन स्टेज 2 में भी अवेलेबल है, स्टेज 3 में भी अवेलेबल है। अगर मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं प्रैक्टिकली सोचूं, अगर स्टेज 2 में कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाए, आई वुड प्रॉब्ली नॉट अप्लाई पैराग्राफ 12। अगर स्टेज 2 में कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाए और मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। क्यों? अगर मैं स्टेज 2 के अंदर पैराग्राफ 12 लगा दूँ, इसका मतलब है मैं जो न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर रहा हूँ उसमें मैं यूज़र को खुद बता रहा हूँ कि भाई पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ। बेहतर है एक्सटेंड कर लें, यूज़र को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि पहले क्या अकाउंट बने थे, नहीं क्या बने थे। पैराग्राफ 12 अप्लाई करने का मतलब है पूरी ट्रेल बना के यूज़र को बताना, भाई यहाँ तक ये हुआ और उसके बाद ये अमेंडमेंट हुई। तो स्टेज 2 में तो आप खुद से फिर बताना चाहिए, क्योंकि यूज़र के पास ऑलरेडी कोई अकाउंट्स ही नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो स्टेज 2 के अंदर बेहतर है 11A ऑडिटर भी लगाए और मैनेजमेंट भी रिस्ट्रिक्ट ना करे, क्योंकि नो बॉडी वुड नो कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, क्योंकि यूजर्स के पास एक ही सेट ऑफ अकाउंट जाना है। हाँ, स्टेज 3 में चूंकि उनके पास ऑलरेडी अकाउंट्स तो चले ही गए हुए हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपने नए अकाउंट्स तो भेजने हैं, उसमें नोट भी बनाना है, ऑडिटर ने भी एक एम्सो मैटर अदर मैटर देना ही देना है लाजमी, क्योंकि रिवाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिस्ट्रिक्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले क्या था बाद में क्या, वो तो इन एनी केस आपको बताना ही है। तो स्टेज 3 के देखिए स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराग्राफ 12 स्टेज 2 में लगाएं, स्टेज 3 में लगाएं, कोई मसला नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बात करूँ समझने के लिए, स्टेज 3 में इसकी सेंस ज़्यादा बनेगी, क्योंकि इन एनी केस अकाउंट्स दुनिया के पास पहले ही हैं। अब आप नए अकाउंट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, हाँ वहाँ तक हमने पूरे प्रोसीजर देखे, तो उसके बाद ये फैक्ट आया, इसकी वजह से हमने रिवाइज किए हैं अकाउंट, तो वो तो ऑलरेडी आपको बताना ही पड़ेगा। तो दिस इज दी होल हो सकती हैं। जब हमने 706 पढ़ा था तो हमने देखा था कि आप एम्सो मैटर पैराग्राफ एक हेडिंग बना के दो बातें भी कर सकते हैं, या एम्सो मैटर की आगे हेडिंग भी एक नई बना सकते हैं, लॉस ऑफ फायर। अगर आप 706 की एग्जाम्पल जाके देखें, उसने एम्सो मैटर एक सिर्फ एम्सो मैटर के तौर पे बनाया था और एक एम्सो मैटर के आगे शायद फायर का जिक्र किया था। तो आप चाहे तो दो पैराग्राफ बना के फिर एम्सो मैटर की हेडिंग एक्सटेंड करें और दो एम्सो मैटर बना लें, या एक ही एम्सो मैटर रखें और उसमें 1 और 2 करके दो बातें कर लें। ठीक है दानिश? अच्छा, अब इसी बात को एक और तरीके से समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 5 पेपर का, जिसमें ये बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा। तो मैं बजाय एक ही चीज़ को रुक के बार बार रिपीट करूं, इस एंगल से इस एंगल से इस एंगल से फिर बात ज़रा ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाती है। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन है, बेसिकली मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बट मैं आपके साथ इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या करना है, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हिलाने वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा इसके अंदर। आइए देखते हैं जी। ये अटेम्प्ट है जी 2012 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। पार्ट बी हम पहले कर चुके हैं, मेरी एम्सो मैटर पैराग्राफ एक, इसमें हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3A के मार्क्स हैं 17, ठीक है जी, और रिक्वायरमेंट है 1 भी है और 2 भी, लेकिन टोटल मार्क्स उसने 17 बना के दिए। फैक्ट्स पढ़ते हैं जी स्ट्रेट। Audit report of B Gas Limited was qualified on account of recognition of
markup on delayed payment from Salim Enterprises Limited amounting to rupees 'Audit report of Bid Gas Limited was qualified on account of recognition of तुमने qualified report की है on account of recognition of markup on delayed payment from Salim Enterprises Limited. अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको चले मैं पहले पढ़ता हूँ। वैसे ही आपको होमवर्क होगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ, लेकिन आपने फिर ये देख के आना, कल से मुराद नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा से भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ओके जी, एनी हाउ, सो सलीम एंटरप्राइज अमाउंटिंग टू रुपीज 2.7 billion because at the time of signing of audit reports, SEL had not acknowledged its liability toward markup due to BGL and the matter was pending in the court. ठीक हो गया. After the issuance of financial statements, the matter was decided by the court. After the issuance of financial statement, the matter was decided by the court. मुझे पहले ये बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए हैं, उसके बाद कोर्ट में एक चीज का फैसला हो रहा है. क्या इस फैसले का जो प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अप्रूव कर चुके हैं, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट भी बन चुकी है, इवन वो इशू भी हो चुकी हैं, क्या उनको चेंज करना हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है? सिर्फ इस बात पे, अगर आफ्टर द इशुएंस या इवन इशुएंस तो बहुत दूर की बात है, अगर एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज हो जाए और ऑडिट रिपोर्ट बन जाए, उससे अगले दिन कोई केस डिसाइड होता है, क्या हमें पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट लेना है, नहीं लेना, क्योंकि ये तो ब्रांड न्यू इवेंट है, हमें तो चेंज करना है ऑडिट रिपोर्ट के बाद. अगर कोई फैक्ट सामने है, फैक्ट का मतलब है प्रीवियस डेट की कोई गलती, ओमिशन, मिस स्टेटमेंट कोई सामने आ रही, ब्रांड न्यू इवेंट वाला चैप्टर IAS 10 और IAS 560 खत्म हो गया स्टेज 1 के अंदर. तो वी एंड मैनेजमेंट एंड ऑडिटर आर अंडर नो ऑब्लिगेशन. इस तरह तो कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होगी. कंपनी के तो 20 केस लगे होते हैं, 20 साल. तो प्रॉब्ली हम इस वक्त पहुंच गए हुए हैं स्टेज 3 के अंदर. Matter was decided by the court and SEL was ordered to settle the markup by paying rupees 1.5 billion. After the court's decision, BGL had filed an appeal against the order for the remaining amount of rupees 1.2 billion. अब गौर कीजिएगा. And the management has requested the auditor to remove the qualification and issue a revised audit report. Management has also informed the auditor that subsequent to the court's decision, it has decided to revise the financial statements by making a 25 provision against the remaining amount of markup. So कोर्ट का डिसीजन आया, मैनेजमेंट ने सोचा कि हम अपने हालांकि इशू हो गए, मैनेजमेंट ने कहा हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो रिवाइज करने लगे हैं, हम रिवाइज करना चाहते हैं. और उन्होंने ऑडिटर को भी कहा कि हम क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर आप भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर रहे हैं. तो पहली बात मुझे ये बताएं, क्या मैनेजमेंट वाज अंडर एनी सॉर्ट ऑफ कंपल्शन टू रिवाइज देयर प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ न्यू डेवलपमेंट और द कोर्ट ऑर्डर? आंसर इज नो. मैनेजमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन. बट अब याद रखें, अब आज इंपॉर्टेंट बात, ये मैनेजमेंट का राइट है, मैनेजमेंट का डिसीजन है. मैनेजमेंट जब भी समझे कि यार हमें इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करना है, हमें इस चीज़ को भी ठीक करना है, तो मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकती है. ये मैनेजमेंट के ऊपर कंपल्सन नहीं है, बट मैनेजमेंट का प्रेरोगेटिव है, मैनेजमेंट का राइट है, वो रिवाइज कर लें. और जब वो रिवाइज करेंगे तो लेटेस्ट डेट में करेंगे, और वो फिर ऑडिटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप भी रिवाइज करें.
ऑडिटर चाहे तो रिवाइज करे, क्योंकि हमने 710 के अंदर देखा था कि मैनेजमेंट रिवाइज करे और ऑडिटर इशू करे या ना करे, ये अगेन उसकी मर्जी है, बट यूजुअली ऑडिटर कंसर कर लेता है। सो इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ऑल्दो फैक्ट है, कोई कंपल्शन नहीं थी, बट मैनेजमेंट का राइट है, वो कहते हैं हम रिवाइज करना चाहते हैं, हम IAS 10 लगा के रिवाइज करना चाहते हैं तो कर लेंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैनेजमेंट ने कोई प्रूविंग, सपोज एक डिप्शन चार्ज नहीं की और ऑडिटर ने क्वालिफाई कर दिया। मैनेजमेंट अपने अकाउंट्स लेके GMA के शेयर होल्डर ने कहा नहीं जनाब ये हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बैंकर ने भी कहा जनाब ये क्वालिफिकेशन लगी हुई है, हम आपका लोन कैंसिल कर देंगे। मैनेजमेंट वापस ऑडिटर के पास आती है, सर हमने क्वालिफिकेशन रिमूव करानी है। कैसे करेंगे रिमूव? हम मैनेजमेंट को कहेंगे ठीक है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर दें, आज की डेट में डेप्शन चार्ज कर दें, आप अकाउंट्स रिवाइज कर दें, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर देते हैं, अनमॉडिफाई कर देते हैं। तो या पहले हमने कोई लिमिटेशन ऑफ स्कोप की वजह से क्वालिफिकेशन लगाई, मैनेजमेंट कह रही हो जी ये तो क्वालिफिकेशन, हमें तो बैंक में मसला आ गया, फड्डा पड़ गया, हम कहेंगे आपने क्वालिफिकेशन रिमूव करानी, हमें एविडेंस दे दें आज की डेट में, आप हमें एविडेंस दें, हम नई रिपोर्ट दे देते हैं अनमॉडिफाइड। तो ये रास्ता स्टेज 3 वाला आप समझे हमेशा खुला हुआ है। मैनेजमेंट के पास राइट है, मैनेजमेंट के पास चॉइस है, वो कोई भी इनकॉर्पोरेशन करके ऐड ब्लेस करके चीजें करके वो रिवाइज कर सकती है और फिर ऑडिटर के पास लें और ऑडिटर को सेटिस्फाई कर दें तो ऑडिटर भी चेक कर लेगा। ठीक है, तो वो जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड के अंदर वो कंपल्शन थी फैक्ट की, लेकिन मैं आज इसको एक और तरीके से आपको इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ कि स्टेज 3 हमेशा के लिए मैनेजमेंट के पास रास्ता ओपन है। मैनेजमेंट चाहे तो पिछले 3 सालों के अकाउंट्स रिवाइज करा ले। मतलब आज कोई केस का डिसीजन हुआ, सपोज मैनेजमेंट के पिछले 3 सालों में हर दफा वो कंटीजेंट लायबिलिटी का नोट आ रहा है, मैनेजमेंट वो केस जीत गई, वो कहती है जी हमने पिछले 3 साल के अकाउंट रिवाइज करने और ऑर्डर को कहते हैं जी आप चूंकि क्वालिफाई करे जा रहे थे तो हम वो रिवाइज कर रहे हैं, ये नया ऑर्डर भी आ गया है तो आप भी हमें आज की करंट डेट में, जाहिर है सारे पिछले 3 साल के अकाउंट आज की डेट में रिवाइज होंगे, ऑडिट रिपोर्ट भी आज की डेट में, तो यस दिस कैन बी डन। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ राइट एंड नोबडी इज टेकिंग दैट राइट फ्रॉम द मैनेजर। तो स्टेज 3 हमेशा ओपन। हम प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है, हमने कहा कि जनाब मैनेजमेंट आ गई कि सर ये क्वालिफिकेशन लग गई थी, हम रिमूव कराना चाहते हैं, तो हम कहते हैं करा लें रिमूव, अगर कोई एविडेंस नहीं दिया था आज एविडेंस दे दें, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है तो वो ठीक कर दें, आप ठीक करें, रिवाइज करें फाइनेंशियल, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर देते हैं, तो नो इशू। हमें देखें कोई जरूरत नहीं थी कोर्ट ऑर्डर की, वजह से ये मैनेजमेंट ने सोचा कि हम रिवाइज करते हैं तो हमसे कहा गया लो, हमने जो फैक्ट्स है उसके मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी थी और वो चैप्टर वॉज क्लोज, बाद में जो मर्जी डिसीजन आए कोर्ट की। ठीक है, तो ये आज आपने एक नई चीज सीखी है कि ये, वरना अगर आप ये खुद से पढ़ते तो आप पूछ सकते थे, सवाल ही इसमें ये मुझे ये आता है इस क्वेश्चन में कि सर ये तो मैटर तो बाद में डिसाइड हुआ आफ्टर द इशू, तो ये स्टेज 3 560 की बनती कैसे, क्योंकि स्टेज 3 हो स्टेज 2 हो, तो हम फैक्ट डिस्कवर्ड की बात करते हैं, ये फैक्ट डिस्कवर्ड थोड़ी है, ये तो ब्रांड न्यू एक केस का फैसला हुआ है, ये आफ्टर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 दिन बाद हो या 10 साल बाद हो, तो क्या हम पिछले सारे अकाउंट्स रिवाइज करेंगे? नो, लेकिन मैनेजमेंट में चूज टू रिवाइज देयर फाइनेंशियल और वो डील स्टेज 3 की तरह ही है। ठीक है, सो दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब जरा रिक्वायरमेंट देखते हैं कि यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल्दो इसमें भी और भी इश्यूज हैं जो आप इसको फिर हैंडल करेंगे, खास तौर पे ये जो अमाउंट्स वाले हैं ना, कि हमने क्वालिफाई 2.7 का किया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया 1.5 है, उन्होंने रिमेनिंग के लिए सू भी कर दिया है और उसकी 25% प्रूविंग की है, तो इसमें फिर आप देखेंगे उसके अंदर जी ऑब्वियसली केस तो पहले से ही चल रहा है, केस तो पहले ही चल रहा है, लेकिन डिसाइड ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल के बाद हुआ है। वो तो केस तो 10 साल बाद भी डिसाइड होता है, तो केस तो 10 साल पहले ही हुआ होता है ना, तो हमने देखना होता है ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल तक उसका जो भी लेटेस्ट स्टेटस हो वो इनकॉर्पोरेट करना होता है अकाउंट्स के अंदर। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस द फैक्टर्स ऑडिटर शुड कंसिडर with reference to above and specify the steps that he should take under each of the following circumstances. तो पहली बात तो वो ये कह रहा है डिस्कस द फैक्टर ऑडिटर शुड कंसिडर विद रिस्पेक्ट टू दी अबव। एक तो जनरल आप डिस्कशन करें, 1 और 2 को छोड़ दें कि 1 और 2 में क्या लिखा है, उसके अलावा आप बताएं आप क्या चीज़ें डिस्कस
करेंगे। अब आगे भी पढ़ते हैं। एंड स्पेसिफाई, दूसरी चीज, स्पेसिफाई द स्टेप्स दैट शुड टेक अंडर ईच ऑफ द, अब है कि 1 और 2। पहला स्टेप जरा अब आपने गौर करना, मुझे बताना है ये क्या है। Management and those charged with governance are prohibited by law and regulation from restricting the amendment and approval of financial statement to the effect of the above event. B है, 2 है इसका, management and those charged with governance are not prohibited by law and regulation from restricting the amendment and approval of financial to the effect of the above event. क्या मतलब है, ये कौन सा स्टेज 3 में कौन से पैराग्राफ की बात हो रही है? 12A 12B। स्टेज 3 में आपको क्या क्या काम करने हैं? 15A, ठीक है। प्लस देख के बताएं जरा चार्ट। अच्छा, इसको ना जरा स्कैन थोड़ा सा ठीक करते हैं, ये थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। सवाल ये है यहाँ पे, मैनेजमेंट एंड दोज आर द गवर्नेंस आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इसका मतलब है पैरा 12 नहीं लगना। पैरा 12 नहीं लगना तो फिर क्या लगना है? 15C। अब वो स्टेज 3 में आ गया हूँ, स्टेज 3 में, और यहाँ पे पैरा 12 लगना है। अब वो पैरा 12 लगना है, भले ए लगे या बी लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पैरा 12 लगना है, फिर पैरा 15C नहीं लगना। तो देखें, पैरा 12 और 15C के अलावा आपने ये जो डिस्कस करने हैं पहले फैक्टर, उसमें 15A डिस्कस करना है, 15B डिस्कस करना है, और पैरा 16 डिस्कस करना है। देखें, इन पैराग्राफ की डिस्कशन का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है कि पैरा 12 लगाना है या पैरा 15C लगाना है। सो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, पैरा 15 है, 15B, 16 तो लगने ही लगने हैं। उसके बाद फैसला होना है कि अगर पैरा 12 नहीं लगना तो फिर पैरा 15C लगेगा, जो कि उसने नंबर 1 में पूछा है। और नंबर 2 में वो कह रहा है कि वो मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो हम भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं थ्रू A और B। तो ये आपने क्वेश्चन जो है इसको डिटेल में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कशन देखिए। 17 मार्क्स हैं, तकरीबन आपका 1/5 ऑफ योर पेपर जो है वो ये क्वेश्चन था, इसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, इसमें फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसमें यकीनन मजीद डिस्कशन भी करेंगे इसमें। आगे चलते हैं जी। ये आई कैप का हमारे पास 560 का, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था 710 और 570, उसमें भी 560 था, वो भी एडजस्टिंग इवेंट था, जो कल क्लास के स्टार्ट में हमने डिस्कस भी किया था। आपको याद होगा वो अटेम्प्ट थी विंटर 14 का क्वेश्चन नंबर 2, दिसंबर 14 2014 दिसंबर का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी 560 का कॉन्सेप्ट था, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, वो भी था। और बाकी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आपको एनालिसिस शीट दी हुई है, देखिए उसमें 560 के सामने जहाँ जहाँ टेस्ट हुए आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बैंक के अंदर जो पैक की प्रैक्टिस की बुक है CFAP, उसके अंदर भी आपको सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा जी, आए अब जरा जो कुछ हमने पढ़ा ना इसको थोड़ा सा रैपअप करते हैं। ये है आई कैप का स्टडी सपोर्ट मटेरियल, और इसमें चैप्टर 14 में पैराग्राफ 4 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट 2017 में ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें जो कंपनीज एक्ट ने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है, हमें उसके मुताबिक ही चलना है। तो वो भी हम ज़रा देखना चाहते हैं। ऑल्दो आई वुड से 95% कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, ये वो फॉर्मेट है जो पाकिस्तान के अंदर ऑडिट रिपोर्ट में हम यूज़ करते हैं। तो हम ज़रा इसको देखते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और हमें यहाँ से क्या क्या चीज़ें हेल्प मिलेगी यहाँ पे।
क्योंकि याद रखना है, हमें पेपर के अंदर जो भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट इम्पैक्ट आना है वो एक पाकिस्तानी कंपनी होनी है ना, एबीसी लिमिटेड, बिड गैस लिमिटेड, तो वो सपोजिटली पाकिस्तानी कंपनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कुछ। एक रिवीजन होने लगी है हमारी, क्विक रिवीजन होने लगी है IAS 700 सीरीज, इंक्लूडिंग 560 570 एज वेल। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सिर्फ अगर आप देखें ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर एक चीज आने लगी है, गौर करना है, गौर कीजिएगा। ओपिनियन पैराग्राफ में लिखा है वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या और वी हैव ऑडिटेड द रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एप्लीकेबल। इसका क्या मतलब है? वी हैव ऑडिटेड द रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एप्लीकेबल, ये कब होगा ऐसी सिचुएशन? हाँ, नहीं, पैरा 12 भी नहीं है। ये जब भी आप रिवाइज करेंगे, स्टेज 3 वाली रिपोर्ट है। यानी आप जब भी एक पुरानी ऑडिट रिपोर्ट के बाद एक नई ऑडिट रिपोर्ट, पुराने फाइनेंशियल के ऊपर एक नए फाइनेंशियल बनेंगे। ये आपका एग्जाम सप्लीमेंट है 2019 में जो अपडेट हुआ था, इसमें पेज 41 के ऊपर है ये, चैप्टर 4 पैराग्राफ 4। यस, तो आप मेंशन करेंगे हमने ऑडिट किया है, वी हैव ऑडिटेड दी रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये एक हमें यहाँ पे नई चीज़ मिलती है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जिस तरह ओपिनियन पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ विद दी एडिशन ऑफ कि यहाँ पे बार बार आपको रेफरेंसेस नजर आएंगे कंपनीज एक्ट 2017। तो ये पैराग्राफ हमने तो रिप्रोड्यूस तो करने नहीं होते, इसलिए इसकी कोई मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है कि आपको ये रिपोर्ट इंटायरिटी में लिखने के लिए आएगी या ये ओपिनियन। आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिस और क्वालिफाइड और वो चीज़ें आ सकती हैं, तो वो भी एज इट इज़ है। सिर्फ ये कि फ़र्क ये होगा कि अब कोड ऑफ एथिक्स में हमें बताना होता है कि कोड ऑफ एथिक्स हमने वो फॉलो किए हैं जो ICAP के हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी एग्जाम हैंडलिंग में। अब ज़रा गौर कीजिए, बेसिस और ओपिनियन के बाद कौन सा पैराग्राफ आ रहा है? आज आपके सामने पैराग्राफ्स का ऑर्डर बना हुआ मिल रहा है, मटीरियल अनसर्टी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न इफ एप्लीकेबल। इसके बाद एम्फसिस ऑफ मैटर, इसके बाद की ऑडिट मैटर। हालांकि आपको याद होगा IAS 70 जब हम 6 पढ़ रहे थे तो एम्फिसो मैटर के बारे में लिखा था। एम्फिसो मैटर की ऑडिट मैटर से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने जो एम्फिसो मैटर पैराग्राफ की प्लेसमेंट दे दी है वो है कैम से भी पहले। तो हमें पाकिस्तान के अंदर फिर अब इसको फॉलो करना है। स्टैंडर्ड में इजाजत है बिफोर और आफ्टर कैम, बट हमें, हाँ बिल्कुल फरूक, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपने ये ही सीक्वेंस और सिंटेक्स फॉलो करना। जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन करेंगे आपने यही सीक्वेंस फॉलो करना है। बल्कि मैं और भी चीज आपको बताने लगा हूं। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में ओपनिंग स्टेटमेंट तो एज इट इज है। पाकिस्तान में SCCP ने कैम के लिए आपको 3 कॉलमर अप्रोच बनाई है। IAS 701 ने ऐसी कोई अप्रोच नहीं दी थी। आप याद करें, हमने क्लास से भी जब क्वेश्चन किया था, आपको टेस्ट नंबर 1 में हमने कैम भी टेस्ट किया, तो आपने इसी फॉर्मेट पे हर की ऑडिट मैटर 1 2 3 जितने भी होंगे वो आपने ऐसे ही करने हैं। फॉलोइंग आर की ऑडिट मैटर, सीरियल नंबर की ऑडिट मैटर, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड इन आवर ऑडिट, 3 कॉलमर अप्रोच के ऊपर आपको ये लेके वो उनके वही 3 वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट के पैराग्राफ। फिर उसके बाद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको याद होगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हाँ अभी आ रहा है, अभी ढूंढते हैं नाम किधर गया अभी आ रहा है, मिलेगा, अभी ढूंढते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपको याद होगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पैराग्राफ, आपको याद है ना, इसकी 3 चॉइसेस 700 ने दी थी, बार हमने एक निमोनिक बनाया था, या विद इन बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ने, या मेक एन एनेक्सर टू ऑडिट रिपोर्ट, या मेक अ रेफरेंस टू अ वेबसाइट लोकेशन इन आर रिपोर्ट। बट मैंने आपको उस वक्त भी डिस्कस किया था हमने कि SCCP ने हमें कोई चॉइस नहीं दी। SCCP ने कहा चलो भाई शाबाश,
मेन ऑडिट रिपोर्ट की बॉडी में ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें। अभी हम इतने हाईटेक नहीं हुए कि हम वेबसाइट का एड्रेस दें, ना ही एन एक्सेल बनाने की इजाज़त है, तो हम पाकिस्तान में तो इसी को फॉलो करते हैं। इसके बाद जब ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ खत्म होता है, फिर आपको याद है वो दो हम कम्युनिकेशन पैराग्राफ आते थे वो 700 में, एक कैम के बारे में और एक अपनी एथिक्स के बारे में, और ये तीसरी भी कम्युनिकेशन। अब आते हैं, आपको याद होगा ओके, तो ये जो है हमारा, आपको याद होगा हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैंने 700 में डिस्कस किया था, ऑडिट रिपोर्ट में हम दो रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं। कौन सी थी? एक होती है रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक और रिपोर्ट भी होती है, वो ISS 700 ने भी उसकी जगह रखी हुई है। दूसरी रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसके लिए जाहिर है स्टैंडर्ड ने कोई ड्राफ्टिंग नहीं की और उसने कहा इट वुड बी अप टू द रेगुलेटर ऑफ ए कंट्री to decide upon what are those legal and regulatory requirements of a statutory auditor in addition to ISO। तो उसके लिए फिर SCCP ने जो है वो इस पैराग्राफ को यूज़ किया, और आपको याद है ये हैं हमारी पाकिस्तान के अंदर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। वो आपको याद है, वो क्लासिक 4 प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, सारी स्टेटमेंट जो है कंपनीज एक्ट के मुताबिक हैव बीन ड्रॉन अप इन कंफॉर्मिटी विद, फिर इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट गारंटीज एक्सटेंडेड, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट और पर्पस के मुताबिक हैं, और फिर ज़कात डिडक्ट भी हो गई जहाँ होनी थी, डिडक्ट भी की, और डिपॉजिट भी हो गई। तो ये 4 अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो जहाँ पे आएंगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट दिस लेवल कि आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि एक्सप्लेन दी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट। हाँ, कैफ 9 में ये क्वेश्चन आता है, हम कहते हैं इसको याद करें, वो याद भी करके जाते हैं, बट इस लेवल पे इसकी कभी टेस्टिंग नहीं हुई, ना ही कोई सेंस बनती है। ले जनाब, आ गया पैराग्राफ। अब ये अदर लीगल के बाद ये देखें अदर मैटर, और अदर मैटर की एग्जांपल भी यहाँ पे एक दे दी, प्रायर ईयर फाइनेंशियल ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिट। तो अदर मैटर्स और प्रायर ईयर वाला एक नोट, ये भी अदर मैटर, ये बेसिकली यहाँ पे आना है नाम पर। फिर उसके बाद हमारे पास है नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक और मजे की चीज़ इसमें देखते हैं, ये जो भी हमने बात की थी ना, जहाँ ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट हो रही थी कि वी हैव और रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेशन, एक बड़ा मजे का हमारे पास एक आ जाता है, नोट्स पढ़ते हैं, नोट 1, ये जहाँ पे रिपोर्ट खत्म हो रही है हमारी, नेक्स्ट पेज। ये नोट्स इस रिपोर्ट के साथ कुछ नोट्स, नोट 1, और मैं चलेंगे तो दोबारा ले जाता हूँ, ये नोट 1 कहाँ से रेफर हो रहा है, वहाँ पे उसको कितना हाईलाइट नहीं हुआ था। प्रॉबली ये है, ये 1 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये और रिवाइज फाइनेंशियल इफ एप्लीकेबल, ये 1, ये है वो नोट नंबर 1 है। तो ये रिवाइज के बारे में थोड़ा सा उन्होंने एक नोट बना दिया। अब ये पढ़ते हैं जरा, where due to events occurring after the issuance of audit report, an audit report is required to be revised। तो अगर कभी audit report is required to, और वो आपको पता है required to be revised कब होगी, जब कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ हो, या मैनेजमेंट कोई अकाउंट्स खुद से रिवाइज करना चाहे, तो फिर हमें भी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी पड़ सकती है। This fact along with specific justification and impact shall be conspicuously stated in the title and text of the report,
और आगे देखें, फॉर दिस द फॉलोइंग पैराग्राफ शेल बी इंक्लूडेड इन एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। वो याद करें स्टेज 3 के अंदर हमें हर सूरत एक एम्फो मैटर अदर मैटर एक्सप्लेन करना है और उसमें रीजन फॉर रिवीजन देनी स्टेज 3 के अंदर। तो वो कौन सा पैराग्राफ है ISA 560 का जिसके अंदर हमें स्टेज 3 के अंदर ये एम्फो मैटर अदर मैटर बनाना ही बनाना है? याद है कौन सा पैराग्राफ है ये? कौन सा पैराग्राफ ये कहता है? पैराग्राफ 16, रीजन फॉर रिवीजन। और मजे की बात यह है कि वहां पे उसकी हमारे पास वर्डिंग मौजूद नहीं थी, यहाँ पे हमें उस पैराग्राफ की वर्डिंग बनी हुई मिल रही है, रीजन फॉर रिवीजन। We have issued previous audit report to members for audit of financial statement for the year ended. The previous audit report was unqualified. Those financial statements were approved by board of directors. Itna subsequent to issuance, material changes in reported value were discovered. It's a new fact. इन्हीं पुरानी कोई गलतियां थी, डिस्कवरी हुई, due to which reported amount the profit is reduced, increased. As a result, the financial statements were revised and board of director approved it on such and such date. ये एक अच्छा सोर्स है हमारे पास कि हमें वो एम्फो मैटर पैराग्राफ 16 वाली वर्डिंग की हमें एक लाइव एग्जाम्पल बनी हुई मिल जाती है, जो कि एग्जाम में आपके पास नहीं होगी। अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं एक क्वेश्चन सोच सकता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन बनाऊँ, जिस तरह आज हमने देखा था मैनेजमेंट रिवाइज कर रही है, और आपसे कहा जाए रिक्वायरमेंट में ड्राफ्ट एन एम्फेसिस ऑफ मैटर, और या वो कहेगा डिस्कस द पॉसिबल इम्पैक्ट एंड ड्राफ्ट द पैराग्राफ वेयर दिस इम्पैक्ट विल बी डिस्कस्ड। तो ये वो वर्डिंग है जो अगर आपने यहाँ से पढ़ के याद कर ली होगी तो आप आसानी से इन्हीं लाइंस के ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ISA 560 या किसी और स्टैंडर्ड में ये वहाँ पे किसी एग्जाम्पल में ये वर्डिंग मौजूद नहीं है हमारे पास। तो ये पढ़ने का मकसद इसलिए था कि आप इसको याद कर सकते हैं समझ के इसकी वर्डिंग किस तरह की हो सकती है। आइडिया बेसिकली इम्प्रोवाइज तो आप खुद कर लेंगे फैक्ट्स देख के, बट एक बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर मौजूद हो तो इट्स ऑलवेज हैंडी। और ये आप ज़ाहिर एग्जाम हॉल में नहीं लेके जा सकते, एग्जाम हॉल में आप सिर्फ स्टैंडर्ड के वॉल्यूम्स लेके जा सकते हैं, चार जो हैं, अदर देन दैट ये नहीं है। ISA 560 जनाब जो आज हम पढ़ रहे थे, और ये देखें 560 ये जो आज हमने पढ़ा भी था, ये नोट से हमारे स्टेज 3 के अंदर हम हैं, और ये बात हो रही है पैराग्राफ 16, एब्सो मैटर अदर मैटर इन न्यू अमेंड फॉर रीजन फॉर रिवीजन। अच्छा, अब हाँ, ये हो सकता है आपके पास जो है ये रिवाइज हुआ था, ये मैं जो हूँ वो 2019 का जो सप्लीमेंट है वहाँ से मैंने पैराग्राफ हुआ, और आपने भी यही पढ़ा, मैंने ये शेयर भी किया व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पैराग्राफ। तो आप ये 2019 वाला एग्जाम सप्लीमेंट डाउनलोड करें, उसमें चैप्टर 14 रिवाइज हुआ है, चैप्टर 2 भी है और शायद चैप्टर 1 भी है। उसके बाद ना एक एग्जाम सप्लीमेंट आया है 2019, वो आपने डाउनलोड करना है 2019 में। एक 17 में भी सप्लीमेंट था, फिर 2019 में सप्लीमेंट आया, वो वाला होना चाहिए आपको, ये वही है एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ और चीज़ें जल्दी से नोट करते हैं अपनी रिवीजन के लिए, ऑल्दो जो जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने मीट कर लिया है, फिर हमें ISA 800 के ऊपर जाना। ये तो आपको पता है कि अगर प्रॉफिट लॉस ना बन रहा हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर बन रहा हो फिर आप प्रॉफिट या लॉस नहीं कहते, तो फिर आप सरप्लस या डेफिसिट की टर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि तो नॉन लिस्टेड कंपनी की ऑडिट मेथड जो है एंड रिलेटेड लास्ट टू पैराग्राफ इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी ओमिटेड। आपको याद है ना, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट में फर्क, कैम नहीं होता, और वो जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद नीचे दो कम्युनिकेशन वाले पैराग्राफ थे, एक उसमें था कि रिलेटेड टू कैम,
और दूसरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले पैराग्राफ बिल्कुल 700 में पढ़ा था उसकी आप ओमिट कर सकते हैं। इन केस देर इज नो कैम्प फॉलोइंग वर्डिंग में भी तो आपको वर्डिंग बना के दे रही है। ऑल्दो वो गिवन भी है स्टैंडर्ड में, वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो की ऑडिट मेथड टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। सिर्फ यही वर्डिंग आएगी, कैम्प पैराग्राफ की ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं आएगी। ये हमने 701 पढ़ते हुए भी कही थी। अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो फिर कैम्प पैराग्राफ की, कैम्प सेक्शन की ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं आएगी। वो तब आती है जब नीचे कैम्प भी हो। अगर कैम्प नहीं है तो सिर्फ ये लाइन लिख देंगे, ये 701 में भी लिखी हुई है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अगर हमारा ओपिनियन जो है वो क्वालिफाइड है, हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं आंसर नेगेटिव, तो फिर आपको क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको रीजंस भी देने हैं अलॉन्ग विद फैक्चुअल पोजीशन टू द बेस्ट ऑफ ऑडिटर्स इंफॉर्मेशन। एक और मजे की बात यहाँ लिखी है जो कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे होते, बट आप देखिएगा प्रोविजन मौजूद है। Where the auditor's report contains, ये वाला पढ़ रहा हूँ, contains a reference to any other report, statement or remark which they have made on financial examination, such statement or remark shall be annexed to auditor's report and shall be deemed to be part of the auditor's report. तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ कोई और रिपोर्ट्स का भी नेक्स्चर बना सकते हैं और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं कि देखिए जनाब ये बात यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए। यूजुअली हम ये यूज नहीं कर रहे होते, बट हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट स्टेपल भी कर सकते हैं। नीचे एक जनरल बात लिखिए, जहाँ ज़कात डिडक्टेबल नहीं है तो आप कह देंगे नो ज़कात वॉज डिडक्टेबल, वो भी आ जाएगा। तो दैट्स इट। इस पैराग्राफ 4 में ये फॉर्मेट है जो SECP का है, ये SRO के तहत है। तो ये अब आपने फॉलो करना है, ये सीक्वेंस, ये आइडियाज, ये थॉट्स, ये स्ट्रक्चर, स्पेशली कैम का, हमने इसको फॉलो करना है while drafting an answer. ठीक हो गया जी। तो आज हमने अपने ये दो एरियाज जो हैं ये कवर किए, अल्हम्दुलिल्लाह 560 एंड दिस चैप्टर 14 पैराग्राफ 4, और ये अपडेटेड है जिसमें मैंने आपको मेंशन किया सप्लीमेंट ऑफ 2019, वहाँ पे ये चैप्टर 14 पूरा का पूरा जो है अपडेटेड है। और इसके बाद आइए अब हम पहले देखते हैं ISA 800। अब हमारा इस ग्रिड बी के अंदर जो ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है, इसमें 3 स्टैंडर्ड और हैं 800 सीरीज में, ISA 800, 805 एंड 810। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, हम होपिंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, अगली 2 क्लासेस में ये हो जाएंगे हमारा कंप्लीट। तो फिर हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट भी जो है वो ड्यू हो जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीक में अनाउंस कर दूंगा। 2000 कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 लेटेस्ट, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेटेस्ट होंगे, कोड ऑफ एथिक्स पुराने में 2015 वाले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं। क्वेश्चन में आईकैप के स्टैंडर्ड्स तो कौन से, आईकैप के स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? आईसाज हैं, आईकैप के तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ऑडिट के। तो हमने आईएसएस के मुताबिक ही डिस्कशन का, आपने जो डिस्कशन करनी है वो ISS के मुताबिक करनी है। ये तो सिर्फ कोई रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए आए, कोई सीक्वेंस की बात हो तो करना है, वरना तो सारा नॉलेज, कोई फर्क भी नहीं है नॉलेज का किसी को। आईकैप किसी तरह भी रिक्वायर नहीं कर रहा। आईकैप के क्वेश्चन में डिस्कशन करनी है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, फैक्ट्स के मुताबिक, जितना हम साथ साथ क्वेश्चन करते जा रहे हैं। उसी तरह आपने जितने नंबर हैं उतने पॉइंट्स बना के आपने डिस्कस करना है। कल हमने पूरा एक 9 मार्क्स का बड़ी डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस किया कि इसमें ये पॉइंट्स आपने लिखने, बुलेट बना के 2 से 2.5 लाइनों में हर पॉइंट आप लिखते जाएं और स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने डिस्कशन करनी है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड खोल के करना। एग्जाम में आपके पास स्टैंडर्ड खोलने का टाइम नहीं होगा, ये खासतौर पे जो आईसाज वाला वॉल्यूम है आपने अपने जहन से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई इलस्ट्रेशन खोलनी पड़ जाए, किसी से हेल्प लेनी है, बट दैट्स इट, वरना आपने स्टैंडर्ड खोल के कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना।
बहुत टाइम वेस्ट होगा, फायदा कोई नहीं होगा। आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। इवन पैराग्राफ 12 आपको पता है 12A 12B आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और खुद लिखना आना चाहिए। वो खोल के कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक तो वो वैसे ही इतना लेंथी होगा क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारी डिटेल्स है। आपने टू द पॉइंट बातें करनी है अपने वर्ड्स के अंदर, वरना पेपर कंप्लीट नहीं होगा। जहाँ पे आपको बुक खोल के लिखना है वो मैं बताऊंगा, वो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स है। उसके अलावा कोई आपकी इतनी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपको एग्जाम हॉल में कोई स्टैंडर्ड की बुक नहीं खोलनी, सिर्फ आपने टेबल पे कॉन्फिडेंस के लिए सामने सजा के रखना है। हाँ, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूर खोलना है, वो मैं बताऊंगा। वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह रहा हूँ, सॉरी, कोड ऑफ एथिक्स आपको अच्छी तरह आता होगा, फिर भी मैं आपको कहूँगा नहीं वहाँ से देख के लिखें। बट अदर देन दैट आपको नहीं भी आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है, आप कह रहे हो मैं बुक से हेल्प ले लूँ, इस क्वेश्चन हमने एडिशनल भी ऐड किए हैं और उसके अंदर आपको बहुत एनफ है, मोर देन एनफ है। बहुत क्वेश्चन हमने डिफरेंट जगहों से भी इकट्ठे किए हैं, वो एक अच्छा रिसोर्स है। तो आई वुड से कि उसको आप फॉलो करें इसके अंदर। चलिए, कोड ऑफ एथिक्स लेटेस्ट वाले नहीं, वो 2015 वाले ही हैं जिसको आप 2018 कह रहे हैं। वो देखिएगा, अपडेटेड अप्रैल 2015, उसका एडिशन 2018 हो सकता है। बट पुराने कोड ऑफ एथिक्स हैं। नए कोड ऑफ एथिक्स अभी तक 2019 आई के अपने अडॉप्ट किए हैं, बट वो भी टेस्ट नहीं होंगे। तो चाहे आप 2018 समझ लें, 15 समझ लें, वो दे आर ऑल वन एंड द सेम। तो देखिएगा, रिवाइज अप्रैल 2015 लिखा होगा। चलें जनाब, अब चलते हैं 700 को करते हैं बाय बाय और चलते हैं IS से 800 के ऊपर। और आइए 800 देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं। 800 और 700 का ज़रा तकाबली जायज़ा भी लेते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं एंड हाउ थिंग्स आर डिफरेंट इन ISA 800। हम ऑडिट कर रहे हैं, याद रखिएगा, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हो सकता है ISA 700 सीरीज लगे, या ये तुम्हारा मेन टॉपिक है, या ISA 800। ISA 700 को रिवाइज करते हैं। ISA 700 talks about those type of complete set of financial statements which are general purpose financial statements, and general purpose financial statements are prepared under a general purpose framework. And the definition of general purpose framework is that it caters the financial needs of wide range of users. तो हमने ये 700 सीरीज जो कुछ पढ़ी वो जर्नल पर्पस फाइनेंशियल से जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क में बने हुए थे। जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क की मुझे कोई एग्जांपल बता दें, एक अच्छी सी शाबाश। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए होगा? कोई एक एग्जांपल बता दें जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। IFRS। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। IFRS। और जब हमने आई से 700 पढ़ा तो आपको याद होगा उस 700 के अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी थी। 4 चीजों का नॉलेज जो है वो हमने गेन किया था। कुछ याद है? 1/4, 2/4, 3/4, कुछ हो सकता है याद हो किसी को। हमने डिफरेंस ड्रॉ किया था बिटवीन लिस्टेड वर्सेस नॉन लिस्टेड। जब आप अपने 700 के नोट्स में आएंगे तो आपको ये 4 पॉइंट वहाँ पर मिल जाएंगे। सो डिफरेंस बिटवीन लिस्टेड नॉन लिस्टेड। फिर हमने देखा था, वैसे कितने डिफरेंस नंबर में बता दें, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट में कितने नंबर ऑफ डिफरेंसेस थे? 4। वेरी गुड। दूसरा, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। इसका मतलब चीजें याद हैं, रिटेन हुई नहीं है, माशाल्लाह, गुड। दूसरा हमने पढ़ा था डिफरेंस इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सिंगल कंपनी एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल।
कितने डिफरेंसेस थे? 1। वेरी गुड, गुड उमर, गुड दानिश। तीसरा पॉइंट हमने ISO 700 के अंदर पढ़ा था, वो था फर्दर डिस्कस, जो आज भी हमने डिस्कस किया, बार वाला, कि जनाब जो ऑडिटर की एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है वो आप 3 जगहों पे दे सकते हैं, BAR। तो ये तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था। फोर्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि ये कोई भी फ्रेमवर्क हो, वो आज हम जनरल पर्पस फ्रेमवर्क देख रहे थे, फोर्थ में पढ़ा था कि हर फ्रेमवर्क, एवरी फ्रेमवर्क इज ऑफ 2 टाइप्स। बिल्कुल सही। या तो वो होगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, या वो होगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब मुझे बताएं, वो चौथा पॉइंट यही था कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल बने हों या कंप्लायंस में बने हों, उन दोनों की ऑडिट रिपोर्ट में कितने डिफरेंसेस थे? 4 इज नॉट द राइट आंसर, ये भी मैं बता दूंगा। फेयर प्रेजेंट, वो दानिश 5 तो बिल्कुल भी नहीं, 3। अब 2 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, नहीं 3 है, 3 सही है। हमजा सही कह रहे हैं, नाम भी, जाफर भी कह रहे हैं 3। 3 डिफरेंसेस थे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल की ऑडिट रिपोर्ट। वो क्या डिफरेंस है आपको याद होगा? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर हम ओपिनियन में या कहते थे प्रेजेंट फेलियर इन ऑल म्यूचुअल रिस्पेक्ट या गिव इट टू एंड पे। लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल म्यूचुअल, उसमें सिर्फ प्रिपरेशन था, इसमें फेयर प्रेजेंटेशन और टू एंड पे। और यही मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आना था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयर प्रेजेंटेशन है या प्रेपरेशन है। और तीसरा फर्क बिल्कुल सही, हमजा ने सही आइडेंटिफाई किया कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बुलेट बनाता है कि हमने ओवरऑल जो इवैल्यूएशन की है प्रेजेंटेशन की, वो भी हमने ओवरऑल भी इवैल्यूएट किया प्रेजेंटेशन को, फेयर प्रेजेंट। बट कंप्लायंस में वो नहीं होता। खैर, ये मैंने इसलिए यहाँ दोबारा नहीं लिखा है, तो आपके पास ऑलरेडी भी है और ये चीज़ें अभी 800 करते हुए भी एप्लीकेबल होंगी, तो ये दोबारा से अभी हमारे सामने आने लगी, दोबारा से हमारे सामने आने लगी। अब हम आते हैं, आज IS 800 की हम बात करने लगे हैं, और 800 और 700 में जो डिफरेंस अब हम नोट करेंगे, यहाँ पे हैं जनाब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। है कंप्लीट सेट, बट ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल बन रही हैं इस दफा बन रही हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल। और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बने। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क अगर वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए होता है तो ये पहचान है, ये बन रहा है फ्रेमवर्क सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। और हर फ्रेमवर्क यहाँ पे भी ऐसे होगा, या फेयर प्रेजेंटेशन होता है या कंप्लायंस होता है, तो ये भी यहाँ पे भी वो डिस्टिंक्शन होगी। अब आपको रिमाइंड करवाने के लिए, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या फर्क होता है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में 3 चीजें होती हैं, इसमें कंप्लायंस भी होती है, प्लस माइनस एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी दिए जा सकते हैं, जो कि हम समझते हैं यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होगा, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिपार्चर भी अलाउ होता है अगर वो डिपार्चर ज़्यादा मीनिंगफुल है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस होती है, बस जो कह दिया सर तस्लीम खम है, जो लिखा है जितना, ना आप उसमें कोई एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दे सकते हैं, ना किसी रूल को डिविएट कर सकते हैं, चाहे वो आपको कितना ही हार्श लग रहा हो। ये फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क 700 में भी यही है और 800 में भी यही, इसका इससे ताल्लुक नहीं है। ये स्पेशल पर्पस में भी हो सकती है, दोनों कैटेगरीज और होती हैं। यानी हर फ्रेमवर्क, चाहे वो जनरल पर्पस हो चाहे वो स्पेशल पर्पस हो, हर फ्रेमवर्क इन टर्न या वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी करूंगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की, आपके सामने रखूंगा, और विल ट्राई टू सेटल एंड सॉर्ट इट आउट कि ये स्पेशल पर्पस जो हैं, ये इसमें से फेयर प्रेजेंटेशन कौन सा है और कंप्लायंस कौन सा। अब मैं सबसे पहले चाहता हूं कि हम क्या काम करें जी इस समरी को पढ़ने से पहले। वो भी अभी 3 चेंजेस मैंने नहीं पढ़ाए, अभी मैं पढ़ाऊंगा।
जी क्या काम करेंगे अब हम? हाँ, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ मार्क करते हैं 800। फिर हम उसके बाद समरी के अंदर दोबारा से आएंगे और फिर चीज़ों को डिटेल के अंदर देखेंगे। तो आइए IAS 800 के इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं वो मार्क करते हैं अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। एक मिनट, ईशा की अजान की आवाज़ आ रही है, हम एक मिनट के लिए वेट करते हैं। Alright, जी, let's continue with the marking of important paragraph of IAS 800. मार्क नहीं करा रहा, जस्ट एक दो चीज़ें हमने कही। ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की हम यहाँ बात करने लगे हैं। इसमें भी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही मैंने समरी में लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है कि ये कंप्लीट सेट के लिए IAS 805 में हम पढ़ेंगे कि सिंगल फाइनेंशियल ऑडिट करना स्पेसिफिक एलिमेंट का या किसी आइटम का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जी डेफिनेशन। यस, इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन में एक ही डेफिनेशन है, उसको हम बात करते हैं। तो डेफिनेशन में स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो फाइनेंशियल होती हैं जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बनी हो। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? जो कि केटर करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफिक यूजर। जब आप 700 में जाके जनरल पर्पस देखेंगे तो वहाँ आपको यहाँ स्पेसिफिक यूजर्स की जगह वाइड रेंज ऑफ यूजर्स नज़र आएगा। और फिर उन्होंने आगे आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि, और फिर बताया कि हर फ्रेमवर्क जो है इट मे बी अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और ए कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसके साथ आप मार्क करेंगे A1। अभी मैं A1 आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, फ्रेमवर्क्स की टाइप कौन को दी हैं। नेक्स्ट है, चूंकि अब हम 800 सीरीज में आ गए हैं तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बने हुए फाइनेंशियल ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया दिए गए कि आप जब तक ये चीज़ें आती है, क्यों बना रही है कंपनी भाई, क्योंकि स्पेसिफिक यूज़र है तो आपको पर्पस पता होना चाहिए, इंटेंडेड यूज़र पता होना चाहिए। मैनेजमेंट ये नहीं कहेगी बस ये हमने किसी के लिए बनाना है, बस वो कौन है वो आप छोड़ें, आपको फीस से कर्जा हमने किसी के लिए बनाना है, आप इस फ्रेमवर्क में नहीं। हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंगेजमेंट जब तक हमें पर्पस नहीं पता होगा, इंटेंडेड यूज़र्स का नहीं पता होगा, और उसके बाद ये नहीं हमें इंश्योर होगा कि मैनेजमेंट इस फ्रेमवर्क के तहत अकाउंट बना रही है
तो ये एक्सेप्टेबल इन दी सर्कमस्टांसेस है भी या नहीं, किसी को डॉज करने के लिए तो नहीं बना रहे। तो इसके ऊपर अभी मैं और भी डिस्कशन करूंगा मे बी नेक्स्ट क्लास 805 के अंदर के। ये मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये डिसाइड करे कि इन दी सर्कमस्टांसेस ये जो हम फाइनेंशियल बना रहे हैं ये इस फ्रेमवर्क के तहत बनने भी चाहिए। तो ये ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंश्योर करे कि मैनेजमेंट ने अपने इस राइट टू चूज फ्रेमवर्क को सही तरह एक्सरसाइज भी किया है या नहीं किया। तो यानी ये उस सूरत में होता है जब मैनेजमेंट के पास चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क हो, वो यूज़र की नीड को एड्रेस करने के लिए ऐसे भी अकाउंट्स बना सकते हैं और दूसरी तरह भी बना सकते हैं। तो उन्होंने जैसे भी बनाए हैं, जिस तरह बनाए हैं, वो सही डिसीजन है या सही नहीं है। तो ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे 805 के अंदर, इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात होगी। 800 के अंदर समरी में भी इसका जिक्र आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है पैराग्राफ 11 और इसके साथ आप A13 से A19 मार्क करेंगे। इसके बाद है पैराग्राफ 13, देन पैराग्राफ 14 और 14 के साथ A21, बस ये इतना सही है, स्टैंडर्ड था। नहीं, मैंने 12 नहीं मार्क कराया, 12 नहीं कराया। अच्छा जी, सो अब अगर मैं समरी में आऊँ, मैंने स्टार्ट ही यहाँ से करना है सबसे पहले कि ये जो भी हमने बात की स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की डेफिनेशन में देखा 6B, और उसके बाद A1 और पैराग्राफ 8 में वो था फ्रेमवर्क के बारे में। तो पैरा A1 में चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स। आइए, अब ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये स्पेशल पर्पस हैं। जनरल पर्पस 700 सीरीज में हमने पढ़ी और उसकी एक ही क्लासिक एग्जाम्पल है IFRS। आज हम देखने लगे हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अच्छा, ये हैं चारों स्पेशल पर्पस, लेकिन ये जब हम ये फ्रेमवर्क पढ़ेंगे चारों स्पेशल पर्पस, नहीं कर सकते। जो उस बुक के अंदर, रेड बुक के अंदर जो कुछ भी बुक है फ्रेमवर्क की, जो लिखा है वैसे ही बनाना है। और अगर आप उसमें कुछ अपनी मर्जी से प्लस माइनस कर सकते हैं टू मेक इट मोर रैशनल टू यूजर, तो फिर वो फेयर प्रेजेंट, क्योंकि इन द नेम ऑफ फेयरनेस, इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यू आर अलाउड टू मेक चेंजेस देन व्हाट हैज बीन रिटन। लेकिन अगर यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ चेंज और अमेंडमेंट, no matter how reasonable that appears to be, but you are not allowed, तो फिर वो होता है compliance पे। तो आइए देखते हैं नंबर 1 बुलेट पढ़ते हैं, टैक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, पहले तो मुझे बताएं टैक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग स्पेशल पर्पस क्यों है। स्पेशल पर्पस का मतलब ही ये है स्पेसिफिक यूजर। जाहिर है टैक्स बेस के अकाउंट आपने किसके लिए बनाने हैं, सरकार के लिए बनाने हैं, FBR के लिए। तो स्पेसिफिक यूज़र है, इसलिए अगर आप टैक्स बेस पे कोई कंपनी अकाउंट बनाती है, वो चाहती है हम अपनी इनकम टैक्स जो है, रिटर्न ऑफ टोटल इनकम है, उसके साथ हमने अपने अकाउंट्स बना के फाइल करने हैं जो टैक्स बेसिस बने हों, तो वो स्पेशल जगह। अब मेरा आपसे अगला सवाल, ये टैक्स बेस पे जो अकाउंट्स बनाएंगे आप, आपके ख्याल में ये फेयर प्रेजेंटेशन होगा या कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा? हमजा कह रहे हैं कंप्लायंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जो टैक्स लॉ में जिस तरह लिखा है, जो एक्सपेंस अलाउ है आपको अलाउ करना पड़ेगा, जो एक्सपेंस वहाँ डिस अलाउ है, इवन दो वो कितना ही फेयर प्रेजेंट, नहीं यार ये हमने 12 एक्सपेंस तो किया है ना, है तो जेन्युइन है, नहीं अगर लॉ में लिखा है नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है, तो इट्स कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसके साथ हम ब्रैकेट में लिखते जाते हैं
आपको याद रहेगा बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि मैं चूँकि ऑडिटर हूँ, आपको पता है ऑडिटर ज़रा थोड़े से केयरफुल होते हैं, तो इतनी बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देंगे कि मैं स्ट्रेट लिखूँ कंप्लायंस, मैं लिखूँगा यूजुअली कंप्लायंस, ठीक है। तो थोड़ा सा रूम हम रख लेते हैं, है ना, वी बीइंग द ऑडिटर, हम थोड़े से ज़रा ओपननेस और डिस्क्लेमर्स की गुंजाइश करते हैं। तो आई वुड से यूजुअली कंप्लायंस ऑल्दो आई नो आपको ये कंप्लायंस है, बट मैं नहीं कहूँगा कंप्लायंस होना, तो यूजुअली कंप्लायंस। दूसरे थी किसी कंपनी ने अकाउंट बनाया कैश रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो इंफॉर्मेशन डेटा एन एंटिटी में बी रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर क्रेडिटर। तो स्पेसिफिक यूजर है, कुछ क्रेडिटर ने कहा भाई हमें आपके अकाउंट्स की समझ नहीं आती, आप हमें यार कैश बेस पे अकाउंट बना दो, कैश बेसिस पे अकाउंट बना दो। तो आपने कैश बेसिस बनाए, ऑब्वियसली स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। क्या ख्याल है, कैश बेस पे अकाउंट बनाए हैं, ये कंप्लायंस होगा या फेयर प्रेजेंटेशन हो सकता है? अच्छा, हिंट ये होगी, पहचान ये होगी कि हाँ, आई लाइक इट अब्दुल्ला, यूजुअली फेयर प्रेजेंटेशन, ये बात है बिल्कुल सही। क्योंकि आपको पता है कैश रिसीट डिस्बर्समेंट ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है, कोई बुक थोड़ी है, कहीं लिखा हुआ थोड़ी है ऐसे कि आपने कैश बेसिस पे अकाउंट्स ऐसे बनाने हैं। आपके हो सकता है इल्म में हो, कभी हम कैश बेसिस अकाउंट बनाते हैं तो हम कहते हैं है कैश पे, लेकिन हमने एक्सपेंसेस की अक्रूवल कर ली है, हमने रेवेन्यू तो रिसीट बेसिस पे लिए, एक्सपेंसेस अक्रूवल पे लिए हैं, या रेवेन्यू हमने अक्रू कर लिए, एक्सपेंसेस कैश। तो डिफरेंट मोडालिटीज कंपनीज अपने हिसाब से उसमें इम्प्रोवाइज करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं। तो चेंज करने का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से उसमें अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो फिर यस, यूजुअली फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय अ रेगुलेटर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट रेगुलेटर। तो रेगुलेटर ने एक फ्रेमवर्क जो है वो बना के दिया, उन्होंने कहा भाई आपने अकाउंट ऐसे बनाने हैं। ओके, यूजुअली कंप्लायंस, ओके, यूजुअली कंप्लायंस। बट अगेन ये देखना पड़ेगा, देखिए बाद में रेगुलेटर कोई फ्रेमवर्क बनाता है ना तो खुद ही उसके अंदर लिख देता है कि एडिशनल डिस्क्लोजर्स में बी गिवन, मतलब फ्रेमवर्क एक बनाया रेगुलर, साथ एंड में एक ऐड कर दिया कि हाउ एवर कंपनी में डिसाइड में चूज टू गिव फर्दर इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। तो फिर वही फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन भी बन सकता है। और अगर उसके एंड में लिखा हुआ है कि नो अदर डिस्क्लोजर्स आर परमिटेड एंड नो चेंजेस आर परमिटेड, तो वही रेगुलेटर का गिवन फ्रेमवर्क जो है वो फिर यूज कंप्लायंस बन जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि वो रेगुलेटर ने जो चीज़ बनाई है तो उसके बाद, बट यूजुअली रेगुलेटर ने कोई चीज़ बनाई है तो शायद इसमें इजाज़त नहीं होगी, तो हम कह देते हैं कि वो फिर कंप्लायंस भी हो सकता है। नेक्स्ट जी, हाँ, एडिशनल, एडिशनल आखिरी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सच एज बॉन्ड, इंडेंचर, लोन एग्रीमेंट और अ प्रोजेक्ट ग्रांट। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो डिफरेंट ग्रांट्स वगैरह देते हैं डिफरेंट एनपीओ को, एनजीओ को, फॉर सर्टेन सोशल वर्क जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो उनका अपना एक फॉर्मेट होता है, मतलब वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने डोनेशन या ग्रांट दी तो फिर वो उसको कहते हैं कि आपने अकाउंट इस फॉर्मेट में बना के हमें वर्ल्ड बैंक को सबमिट करने, और वो फिर ऑडिटर को भी कहा जाता है आप उसको चेक भी करें। तो वो खास एक रेगुलेटर, जो रेगुलेटर मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, वो एक बॉन्ड जो भी उसने डोनेशन दी है या कोई उसमें ग्रांट दी है, तो उसने अपना एक फॉर्मेट बना के दिया, तो उस फॉर्मेट के मुताबिक फिर हमें, क्योंकि कई दफ़ा हमें लगता है कि ये बिल्डिंग तो कैपिटलाइज होनी चाहिए, बट उस फॉर्मेट में वो बिल्डिंग बना के तो वो एक्सपेंस आउट हुआ होता है, तो उस प्रोजेक्ट में जैसे लिखा हुआ है उसकी काउंटिंग में वैसे ही हमें करना पड़ता है। तो यूजुअली ये जो लास्ट बुलेट है इसको मैं कहूँगा कि यूजुअली ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है कि वो जैसे है फॉर्मेट वैसे ही हमें उसको फॉलो करना है। या बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया तो उन्होंने कहा आपने इस बैंक को ऐसे ऐसे यूटिलाइज करना है और आपने मुझे इस लोन की इस तरह जो यूटिलाइजेशन है वो रिपोर्ट भी करनी है, और ऑडिटर से कहा आपने चेक भी करना है।
तो वो जो लोन की यूटिलाइजेशन बन रही है वो खास जो बैंक का फॉर्मेट है, जो तरीका है, उसके मुताबिक ही बन रहा होगा। तो ये यूजुअली कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अच्छा, पॉइंट 3 को अगर आप इंसिस्ट करेंगे ना, मैं अगर मुझे लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि रेगुलेटर जो है ना यूजुअली इस तरह हार्श नहीं होते। वो आपको हमेशा क्वेश्चन देते हैं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं एक और वर्डिंग लिखने लगा, यूजुअली भी हटाने लगूंगा, यूजुअली से बात कुछ और पोर्ट्रे होती है। आई वुड से मे बी फेयर प्रेजेंट, यानी ये फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। तो टिल्ट टूवर्ड्स कंप्लायंस है, बट मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि ये फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। हाँ, अगर नहीं है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, हाँ फिर तो फेयर है, फिर यही तो मैंने लिखा है, मे बी फेयर। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है फिर ऑब्वियसली कंप्लायंस, फिर वो कंप्लायंस ही होगा उसके अंदर। सो यस, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव गुड अमाउंट ऑफ आइडिया के स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स, और फिर वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस कैसे होते हैं। हो सकता है जी, मैंने इसीलिए यूजुअली और मे बी का यूज किया है कि इट कैन गो आइदर वे, इट डिपेंड्स। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा सोच रहे हैं आप। यही थॉट प्रोसेस जो है ये मुझे इन्वोव करना था। हैं तो सारे स्पेशल पर्पस, बट वो फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं और कंप्लायंस भी हो सकते हैं। लेकिन जो जो जनरली मार्केट में जो स्टैब्लिश्ड इनके बारे में नोन थॉट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब इसको डिस्कस करते हैं, इसमें फर्दर हमें क्या चीज़ देखनी है। अभी वापस हम इन फ्रेमवर्क की डिस्कशन और बहस में हम दोबारा आएंगे। अब आते हैं मेन अपने पॉइंट पे। सारा ऑडिट हमने तकरीबन वैसे ही करना है जैसे 700 में किया। मेन फर्क आने लगा है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट जब भी स्पेशल पर्पस वाली होगी, यानी जनरल पर्पस नहीं होगी, बल्कि यानी वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका हमने ऑडिट किया है वो जनरल पर्पस पे नहीं बने, बल्कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे बने हैं, तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में गौर कीजिएगा, मिनिमम 3 चेंजेस आनी है, प्लस माइनस 3 एडिशनल चेंजेस ऑप्शनल भी हो सकते हैं। सो 3 प्लस माइनस 3, तो मैक्सिमम 6, अभी टेक्निकली देख लेंगे। तो मिनिमम 3 एडिशनल बातें तो इस ऑडिट रिपोर्ट में होनी है, जस्ट बिकॉज these financial statements have been prepared under special purpose framework. So वो 3 चेंजेस क्या हैं? वो 3 चेंजेस होंगी, हमें अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लाजमी एक एम्फेसिस ऑफ मैटर सेक्शन बनाना है। और ये जो 3 बातें मैंने कही हैं, ये उस एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में अंदर आपने ये 3 बातें करनी है, 1/3, 2/3, 3/3। तो हर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वाली ऑडिट रिपोर्ट में एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड होगा। और ये इस स्टैंडर्ड की टॉप राइट पे आप देख रहे हैं 3 इलस्ट्रेशन हैं। तीनों इलस्ट्रेशन में आपको ये नजर आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड की जो भी इलस्ट्रेशन है वो स्पेशल पर्पस है, और मैंने कहा हर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये एम्स ऑफ मैटर पैराग्राफ विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 थिंग्स इज मस्ट। वो 3 बातें क्या हैं पहले पढ़ते हैं, फिर हम इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इस एम्स ऑफ मैटर पैराग्राफ में पहली बात हमने ये करनी है, यूजर को अलर्ट करना है, भाईजान होशियार खबरदार, ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फ्रेमवर्क है। और ये बात पैरा 14 में लिखी है, रेफरेंस भी आपके सामने मार्क भी कर चुके हैं, आप लेटर ऑन पढ़ लेंगे। तो पहले गिव देम एन अलर्ट, उनको एक शॉक, उनको एक अलर्ट देना है, भाई होशियार खबरदार, ये स्पेशल पर्पस है। दूसरी बात, अब चूंकि हम कह रहे हैं ये स्पेशल पर्पस हैं, देन वी नीड टू डिस्क्राइब दी पर्पस ऑफ आए, कि अगर ये स्पेशल पर्पस है तो वो क्या पर्पस है, ये भी हमें उस एंसर मैटर पैराग्राफ में दूसरी बात के तौर पे मेंशन करना है। तीसरी बात, अब चूंकि ये स्पेशल पर्पस हैं और स्पेसिफिक उनका एक मकसद है, तो यूजर को अगेन एक किस्म का वार्न करना है कि भाईजान
these financial may not be suitable for another purpose, क्योंकि अगर ये इस मकसद के लिए है तो फिर किसी और मकसद के लिए ये सूटेबल नहीं है। ये इलस्ट्रेशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, तीनों में ये एब्सो मैटर पैराग्राफ है। मैं इस वक्त समझने के लिए मैं इलस्ट्रेशन 3 का ये पैराग्राफ जो है वो पिक करने लगा हूँ। तो आइए वो देखते हैं इलस्ट्रेशन 3 के अंदर ये जो एब्सो मैटर पैराग्राफ है। हम 1 में भी देख सकते हैं, 2 में भी देख सकते हैं, बट अभी नहीं, क्योंकि उसमें और भी कुछ चेंजेस हैं। तो हम सिर्फ मैं इलस्ट्रेशन 3 पढ़ने लगा हूँ ज़रा देखने के लिए। आइए जनाब, इलस्ट्रेशन 3 के सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जो हैं वो चेक करते हैं, क्योंकि अब आपको फैक्ट्स पढ़ने की आदत भी डाल लेनी चाहिए कि इस ऑडिट में क्या क्या हुआ है। तो जनाब ये है एक लिस्टेड एंटिटी की रिपोर्ट है, ओके, और ये एक रेगुलेटर ने फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है जो कि एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, और ये एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। ठीक है, वो जो मैंने कहा था रेगुलेटर वाली में भी फेयर प्रेजेंट, तो इलस्ट्रेशन 3 चूंकि मेरे जहन में थी, मुझे पता है यहाँ पे रेगुलेटर ने फ्रेमवर्क जो बनाया है वो फेयर प्रेजेंटेशन रखा है, उसने इजाज़त दी है। तो ये वो जो फोर्थ था, कौन सा बुलेट था रेगुलेटर वाला जो मैंने आपके साथ कहा था कि ज़रा इसमें मे भी जो है वो चलेगा, कौन सा बुलेट था रेगुलेटर वाला? थर्ड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो ये फेयर प्रेजेंटेशन है, और इसके अंदर ऑडिट करने के बाद हम ओपिनियन जो है वो अनमॉडिफाइड दे रहे हैं। यहाँ पे भी उसी तरह ओपिनियन होंगे, अगर मॉडिफाइड हैं वही बेसिस फॉर, सारी स्पिरिट वही है। और यहाँ पे ऑडिटर ने कुछ और भी चीज़ें फाइंड आउट की हैं, क्या जी? बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ऑडिटर हैज कंक्लूडेड ए मटेरियल अनसर्टी एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको ISA 570 वाला एक पैराग्राफ भी नजर आएगा, कौन सा? मटेरियल अनसर्टी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो वो सारी चीजें जो 700 सीरीज वाली थी, अभी हम मेंशन भी मैंने की हैं, वो आपको यहाँ पे भी इस स्पेशल पर्पस के ऑडिट के अंदर भी नजर आ रही होगी। अभी तक के लिए अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी हम आगे जाके इसको देखेंगे कि इस रिपोर्ट में जो इलस्ट्रेशन 3 है, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो है इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो अभी अभी देखेंगे रिस्ट्रिक्शन। फिर उसके बाद अगला बुलेट भी इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर टू कम्युनिकेट 701। तो यहाँ आपको कैम भी नजर आने वाला है। हालांकि आपको याद है कैम 701 के अंदर रिक्वायरमेंट थी लिस्टेड हो प्लस जर्नल पर्पस हो 701, लेकिन 701 में ये भी लिखा था कि अगर लॉ रिक्वायर कर दे रहे तो ये प्रॉब्ली इट्स वन ऑफ दो ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे लॉ ने रिक्वायर किया है कि भाई ये स्पेशल पर्पस जो रेगुलेटर दे रहा है उसमें उसने लिख दिया कि भाई कैम भी देना है। तो एज पर 701 की जो मेन रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं दे रहे, लॉ की वजह से हम यहाँ पे कैम भी देने लगे। अच्छा जी, और एक और यहाँ पे एक अदर मैटर है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये अदर मैटर हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं इसके बाद के ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं ये वो पैराग्राफ है एम्फेसिस ऑफ मैटर। इसके बाद मटेरियल अनसर्टी भी आ रहा है, फिर कैम भी आ रहा है। देखें, एम्सो मैटर खाली हेडिंग भी बना सकते हैं, उसको डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। इट्स अ गुड वे। एम्सो मैटर आगे आपने लिख दिया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या बातें करनी है? हमने 3 बातें करनी है जो मैंने उधर आपको समरी के अंदर लिख के दिया। और ये वाला एम्सो मैटर कैम से पहले बना के दिखाया, तो ये प्रायोरिटी वाला है। हालांकि 706 के अंदर कैम के बाद भी हो सकता है एम्सो मैटर, पर यहाँ पहले बना हुआ दिखाया। और वैसे SECP ने तो कह ही दिया है कि आपने एम्सो मैटर जो है वो कैम से पहले ही देना है। बल्कि मटेरियल अनसर्टी के बारे में क्या कहा था SECP की रिपोर्ट में? मटेरियल अनसर्टी पहले आना है कि एम्फोसिस पहले आना है? वो जो भी हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा था, मटेरियल अनसर्टी पहले।
लेकिन लेकिन याद रखना है, SECP की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए है, वो स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है। तो आज हम स्पेशल पर्पस की रिपोर्ट देख रहे हैं, तो हम ये वाला फॉर्मेट जो है या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, वो जर्नल पर्पस के लिए। ठीक है, जो SECP ने दिए हैं वो अकाउंट जर्नल पर्पस के हैं, ये आज हम स्पेशल पर्पस कर रहे हैं। अच्छा, एनी हाउ, आइए 3 बातें देखते हैं एम्सोमेट्री में। सबसे पहले क्या था? अलर्ट। वी ड्रॉ अटेंशन टू नो टैक्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहली बात, हमने नोट की तरफ रेफरेंस ड्रॉ कर दिया, क्योंकि जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पज है, तो वो भी एक नोट होगा। मुझे कहा भाई ये स्पेशल पर्पज है, नोट पढ़ लो मजा। दूसरे में पर्पज बताना है। The financial statements are prepared to assist the company to meet the requirements of regulator DEF। पर्पस भी बता ये मकसद, और इसीलिए हमें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हुए पर्पस पता होना चाहिए, क्योंकि हमने रिपोर्ट में भी लिखना है। तो अगर हमें रिपोर्ट का पर्पस नहीं, एंगेजमेंट का पर्पस नहीं पता, तो हम ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात, एज ए रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस। तो ये 3 एडिशनल बातें। और आखिरी, स्टैंडर्ड वर्डिंग एम्सोमेटर की, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन। ये तो हमारा जर्नल, जब भी एम्सोमेटर पैराग्राफ आएगा, कभी भी कहीं भी आखिरी सेंटेंस ये जरूर है। तो आपने जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस वाली ऑडिट रिपोर्ट में बिगेस्ट डिफरेंस है, यू विल ऑलवेज सी एन एम्सोमेटर पैराग्राफ बेसिस अकाउंट एक्सप्लेनिंग 3 थिंग्स: अलर्ट ऑफ स्पेशल पर्पस and may not be suitable for another purpose। तो ये हमने देखा जनाब, मिनिमम 3 चेंजेस, मिनिमम 3 चेंजेस। अब आते हैं, व्हाट आर दोज एडिशनल 3 चेंजेस दैट मे और मे नॉट अप्लाई। तो 3 तो मिनिमम है ही है, बट उसके अलावा 3 और भी हो सकती हैं। वो क्या है, आइए वो देखते हैं। इसमें हो सकता है इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमें उसी एम्फिसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर, मैंने लिखा है प्लस एम्फिसिस, तो उसी एम्फिसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आप बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 3 बातों के अलावा 2 और बातें भी कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट योर ऑडिट रिपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि जनाब आप किसी शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े होकर ये ऑडिट रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये इलस्ट्रेशन 2 में देखेंगे रिस्ट्रिक्शन। और आप एक एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं कि ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, बल्कि इस ऑडिट रिपोर्ट का यूज भी अदर देन दोज आइडेंटिफाइड इन ऑडिट रिपोर्ट इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। तो ना आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ना ही आपके अलावा जो यूजर जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेस कर रहे हैं उसके अलावा कोई और यूज कर सकता है। तो इलस्ट्रेशन 1 के अंदर रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज बोथ है, और इलस्ट्रेशन 2 के अंदर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऐसा हरगिज नहीं है। कुछ लोग मेरे से बात करते हैं कि सर कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज होता है। नहीं, जो ये ऑडिटर की चॉइस है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। स्टैंडर्ड ने कोई बाइंड नहीं किया कि इस तरह की रिपोर्ट में आपने ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगानी है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाली, और इस तरह की रिपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन और यूज दोनों लगाना। इट कैन बी यूज्ड इनवेरिएबली, ऑडिटर की चॉइस है, स्टैंडर्ड ने आपको इजाज़त दे दी है। एम्सो मैटर 3 बातों के साथ लाजमी आना है। उसके अलावा आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं लगाएं। रिस्ट्रिक्शन भी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाली लगानी है या डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज बोथ लगानी है। तो आइए पहले इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं, फिर इलस्ट्रेशन 1 देख लेते हैं। ये हम रिस्ट्रिक्शन की बात भी कर लेते हैं। तो पहले इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। तकरीबन फैक्ट जो हैं वो मिलते जुलते हैं। इसमें फ़र्क जो होगा वो होगा हमारे पास इलस्ट्रेशन 2 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड। डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज, इसमें यूज को हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया। तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में
क्या चेंज आने लगा है, वही एम्फेसिस ऑफ मैटर इस दफा हेडिंग पे गौर कीजिएगा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात हुई विड्रॉ टेंशन, दूसरी बात भी हुई, इसका पर्पस ये है टू असिस्ट द पार्टनर और पार्टनरशिप इन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल टैक्स। तीसरा मे नॉट बी सूटेबल। चौथी स्टैंडर्ड बात आवर, अब सॉरी, तीन बातों के बाद ये एक्स्ट्रा बात, our report is intended solely for the partnership and its partner and should not be distributed to parties other than partnership or its partner. अगली स्टैंडर्ड बात इज नॉट मॉडल। तो वो तीन बातों के साथ प्लस रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। लगे हाथ इलस्ट्रेशन वन भी देख लेते हैं। वहां पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है डिस्ट्रीब्यूशन पे भी और यूज पे भी। अच्छा, इसको लिंक रिलेट नहीं कर देना कि अभी थोड़ी देर में देख रहे होंगे फेयर प्रेजेंटेशन के साथ ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगेगी, नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। कोई भी फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस हो, रिस्ट्रिक्शन आपने खुद से अपनी मर्जी से डिसाइड करना है, ये कोई लिंक नहीं बना लेना कि इसमें ये होगा इसमें ये होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट आर रिस्ट्रिक्टेड। तो आइए देखते हैं उस पैराग्राफ की हेडिंग अकॉर्डिंगली चेंज होने लगी है। emphasis of matter, basis of accounting and restriction on distribution and use। पहली तीन बातें हुई, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस क्या है, may not be suitable। और अब देखिए our report is intended solely for company and DF company and should not be distributed to, चेंज आ रहा है, or used by parties other than company or DF। और आखिरी तो वो स्टैंडर्ड बात है, our opinion is not modified in respect of this matter। तो हमने ये पढ़ा कि इन तीन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ अगली तीन ऑप्शनल बातों में से आप उसी एम्स ऑफ मैटर पैराग्राफ को एक्सटेंड करके या तो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डाल दें या रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन यूज बना सकते हैं, बट नहीं बनानी चाहिए। हमारे सामने जो एग्जांपल्स दी गई हैं बेहतर है हेडिंग के अंदर ही करें, जो जिस तरह से हमें सजेशन दी गई है हमें उसी तरह उसको फॉलो, और प्रैक्टिकली भी हम ऐसे ही हेडिंग्स बना के ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इनोवेट नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब एक और ऑप्शन में एक तीसरी बात भी है, ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। ये आपको याद है मैंने कहा था कि अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क है वो ऐसा ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो हमने फिर ये भी बात करनी है कि मैनेजमेंट हैज़ अ चॉइस ऑफ, लेकिन ये बेशक यहाँ बात लिखी है और हम इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन ये चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे जब 805 में जाएंगे ना, वहाँ इलस्ट्रेशन 2 में हमें ये अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है, तो वहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट ये और इसका ताल्लुक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन से है। ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें इस बात का जिक्र करना है, इस बात का एम्स ऑफ मैटर में कोई जिक्र नहीं होगा, बट इसको हम उस वक्त तक के लिए छोड़ देते हैं। तो ये अब एक चीज जो आपने स्टैंडर्ड में हमने अभी तक सीखी है 3 and 3, 700 से 800 में जाते हैं मेरे जहन में फौरन आता है 3 and 3, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6। तो 3 and 3, 3 क्या है, एम्स ऑफ मैटर में तीन बातें, उसके अलावा दो बातें रिस्ट्रिक्शन से हैं और एक वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इजी वे टू रिमेंबर। आगे चलते हैं, और पढ़ते हैं। अब जिस तरह हर फ्रेमवर्क उसी तरह स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी अभी हमने डिस्कस भी किया कि वो फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और कंप्लायंस भी हो सकता है। अब मैंने ये कहा कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की रिपोर्ट में तीन चेंजेस बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे 700 के अंदर हमने पढ़ी थी, यानी चाहे वो जनरल पर्पस वाली हो स्पेशल पर्पस हो, अगर वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है या फिर तो उनमें फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में तीन चेंजेस तो वैसे ही होते हैं, और ये तीन चेंजेस वही हैं जो 700 के अंदर हम पढ़ते हैं, और अभी हमने शुरू में उसको जस्ट रिपीट भी किया था। मैं अभी आपके साथ वो हाईलाइट भी कर देता हूँ।
इस स्टैंडर्ड की जो पहली दो इलस्ट्रेशन है वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क की हैं और तीसरी जो है वो है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की। तो आइए पहले ज़रा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हम वो तीन चीज़ें और फिर इलस्ट्रेशन 1 के अंदर देख लेंगे कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये वही है, ये 800 की कोई नई बात नहीं हम करने लगे, ये 700 वाली बात है जो जिस तरह वहाँ एप्लीकेबल थी यहाँ पे भी एप्लीकेबल। तो आइए पहले इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं कि जब फेयर प्रेजेंटेशन होता है तो हम अपने ऑडिटर, तीन चेंजेस आपने नोट करने हैं। ऑडिटर अपने ओपिनियन पैराग्राफ में कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो प्रेजेंट फेयरली हैं या ट्रू एंड फेयर व्यू ले रही हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात, चले साथ ही इलस्ट्रेशन 1 भी पकड़ लेते हैं, साथ साथ डिफरेंसेस देखते हैं। लेकिन इलस्ट्रेशन 1 जो है ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। यहाँ पे हम ओपिनियन में क्या कहेंगे, नोट किया आपने, आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल। यहाँ ना फेयर प्रेजेंटेशन की बात होगी ना ट्रू एंड फेयर व्यू की बात होगी। फिर यही डिफरेंस आपको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में भी मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, इलस्ट्रेशन 3 में हूँ, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इलस्ट्रेशन 1 के अंदर आपको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ मिल रहा होगा मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन, बस प्रिपेयर करना है इन अकॉर्डेंस। फेयर प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि फ्रेमवर्क इजाजत ही नहीं देता फेयर प्रेजेंटेशन, वो कहता है बस जो कह दिया वही करना। और तीसरा डिफरेंस हमें मिलेगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इलस्ट्रेशन 3 में आ गया हूँ, आखिरी बुलेट हमें नजर आएगा, वी ऑल्सो इवेल्युएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसके अंदर फिर आप देखते हैं यार मजीद डिस्क्लोजर भी देना चाहिए। लेकिन जो इलस्ट्रेशन 1 में जब जाएंगे ना तो वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे इलस्ट्रेशन 1 के अंदर आखिरी बुलेट वो नहीं होगा, ये देखें वो यहीं पे खत्म हो रहा है। आखिरी बुलेट जो है जो मैंने कहा था कंक्लूड ऑन मैंने गोइंग, आखिरी वो बुलेट यहाँ पे वो नहीं आ रहा, यहाँ पे वो मिस है, होना भी चाहिए। इवेल्युएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये वो 3 चेंजेस हैं जो ऑलरेडी। प्लस का मतलब है जिस तरह, या जब हम 800 की रिपोर्ट बना रहे हैं, इस तरह के ऑडिट करने के लिए और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 700 भी अप्लाई होगा, 701 भी अप्लाई होगा और इलस्ट्रेशन 3 में अप्लाई भी हुआ है क्योंकि रेगुलेटर ने कहा है। तो 701 यानी कैम भी लग सकता है, 705 मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, 706 एक्सो मैटर अदर मैटर भी आ सकते हैं, 720 भी हो सकता है और 570 भी लग सकता है, जो कि हमने इलस्ट्रेशन 3 में देखा भी था मटेरियल अनसर्टेनिटी, कि ये सारे स्टैंडर्ड आपने अप्लाई करने हैं। ये बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि 800 के अंदर भी ये सारे स्टैंडर्ड उसी तरह एप्लीकेबल होंगे जिस तरह 700 सीरीज में होते हैं। और आखिरी बात, फिर क्लास क्लोज कर रहे हैं, ये बात हमने अभी इलस्ट्रेशन 3 में हाईलाइट की थी, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। 706 के 13 में एक पैराग्राफ है, वो लिखा हुआ है जो बात यहाँ A19 में लिखी, हमने वहाँ भी पढ़ा था। When auditor is reporting on more than one set of financial statement, ये 706 में पढ़ा था और आज उसकी जरूरत हमें महसूस होती है। उस वक्त मैंने उसकी एग्जांपल आपको यहाँ 800 में ला के दिखाई थी कि सपोज एक कंपनी जनरल पर्पस में भी अकाउंट बना रही है, स्पेशल पर्पस में बना रही है, तो जो अकाउंट वो बाद में बना रही होगी उसकी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर एक अदर मैटर सेक्शन बना के उसमें लिखेगा कि हमने इस कंपनी की एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की डेट ये है। मैं आपको क्विकली इलस्ट्रेशन 3 में दिखा भी देता हूँ। हम ये शुरू में मैंने आपको कहा था कि हम मार्क कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बाद में देखेंगे। बस 1 मिनट लूँगा, आई नो के टाइम हो गया है, आपकी एक और क्लास भी होगी। ये जो अदर मैटर है refers to fact that auditor has also issued an auditor report prepared by ABC for same period in accordance with a journal। ये हमने 706 में भी इसकी एग्जांपल पढ़ी थी।
कि जब भी आप एक से ज़्यादा फ्रेमवर्क पे दे रहे हैं, तो ये देखें, ये तो मेट्रो पैराग्राफ की वो एग्जाम्पल बनेगी है, तो ये भी हो सकता है। तो ये मैंने नोट्स में हाईलाइट किया कि 800 के अंदर ये भी एप्लीकेबल है। तो इसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हम 805 और 810 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आपने प्लीज़ 560 को अपडेट करें, अपना नॉलेज भी, प्लस मैंने जो होमवर्क में असाइनमेंट दिया आपको वो करें। 800 को भी एक दफ़ा रिवाइज करके हैं, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह 805 और 810 को कंप्लीट करके कंक्लूड कर रहे होंगे इस वे से। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक गुड केयर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, एंड होपफुली दैट विल बी अ हाइब्रिड क्लास फ्रॉम दी कैंपस। टेक गुड केयर जी, अल्लाह हाफिज़।